सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का 2023 का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे विद आंसर्स इस पूरी वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बिजनेस इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नाम की। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से, जो हमें मिलते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जो मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर वो चेक नहीं किया आपने तो प्लेलिस्ट पढ़िए, वहाँ आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको क्या है ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आफ्टर दिस लेक्चर ये पीडीएफ वहाँ पे सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरा सॉल्व करेंगे इसको 2023 का बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर आंसर्स के साथ। ठीक है, और अगर लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मतलब पूरा का पूरा हम पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पेपर में जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 2023 का पेपर कर रहे हो, क्योंकि वो 2022 में भी रिपीट हुआ है, एक दो क्वेश्चन 2021 में भी हुआ है। ठीक है, और आने वाले 2024 में भी हो सकता है। ठीक है, जब आप इसको देख रहे हो जिस एग्जाम के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन पेपर देखा है, नहीं, आपने क्या है मल्टीपल क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया है। ठीक है, या फिर क्या समझ लिया है। ठीक है, और शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, बिकॉज जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा शेयर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या है आपके जो एग्जाम्स के अलग अलग सब्जेक्ट है उसकी भी क्या है क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवाया जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स लाए जाएंगे चैनल पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम का मैंने आपको बता दिया, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है जिसका हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे डिटेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ कि हमें 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में आपके पास 6 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 4 करने होते हैं। ठीक है, और ईच 5 मार्क्स के होते हैं, मतलब 4 × 5 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होता है, जिसमें से आपको 6 में से कोई भी 4 करने होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 6 के 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहाँ आपको 4 करने होते हैं और ये 5 मार्क्स के होते हैं। फिर जो सेक्शन सी है और जो सेक्शन बी है उसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन सी में भी क्या है 4 क्वेश्चन होते हैं, और आपको क्या है 2 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन बी में से मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे तो 2 करने हैं आपको, और सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 2 करने हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, मतलब सेक्शन बी में अगर आप 2 क्वेश्चन करोगे और ईच 15 मार्क्स का होगा तो 30 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया और 30 मार्क्स का सेक्शन सी हो गया। तो ये बहुत बच्चों को पता भी होगा, तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में क्या है कि इंट्रोडक्शन दी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये न्यू क्लासिकल थ्योरी है, एक न्यू क्लासिकल थ्योरी है, वो अलग से हमने चैनल पे की है, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है इसे हम लोनेबल फंड थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है हमारे इकोनॉमिक्स में, जो हमें एक्सप्लेन करता है द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन फाइनेंशियल मार्केट, कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है इंटरेस्ट रेट को फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे ना एक वर्ड आ रहा है लोनेबल फंड थ्योरी, है ना। तो लोनेबल फंड क्या होता है, तो कह रहे हैं लोनेबल फंड रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द फाइनेंशियल मार्केट फॉर लैंडिंग पर्पस, कि कितनी टोटल जो मनी अवेलेबल है फाइनेंशियल मार्केट में लैंड पर्पस के लिए, मतलब देने के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड। क्या बोल रहे हैं, जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो सजेस्ट करती है दैट इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, की जो ये कह सकते हो सॉरी इंटरेस्ट रेट क्या है हमने डिटरमाइन करना है, ये कैसे हमें पता लगेगा, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगी सप्लाई और डिमांड की लोनेबल फंड में। ठीक है, मार्केट में। तो क्या बोला मैंने, ये जो लोनेबल फंड है इसका कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा क्या है इंटरेस्ट रेट क्या है डिटरमाइन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, द सप्लाई कम्स फ्रॉम सेवर, जो सप्लाई होती है वो कहाँ, सेवर से आती है, जैसे इंडिविजुअल सेव कर रहे हैं, फर्म सेव कर रही है, गवर्नमेंट सेव कर रही है। ठीक है, हु हैव एक्सेस फंड, जिनके पास क्या एक्सेस फंड है और वो क्या है विलिंग टू लेंड आउट है, मतलब उनको क्या है लेंड करना है इसको। ठीक है, वाइल जो डिमांड कहाँ से आते हैं, डिमांड कम फ्रॉम बोरोवर्स। बोरोवर्स में कौन कौन आ सकते हैं, यहाँ भी फर्म, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट हो सकते हैं, जिनको ज़रूरत है। ठीक है, फर्म हो गया, हाउस होल्डर, जिनको ज़रूरत है फंड की, ताकि उनको इन्वेस्ट करना है प्रोजेक्ट में, अपनी कंजम्पशन में। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया हो। फिर है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एट लोअर इंटरेस्ट रेट मोर पीपल आर विलिंग टू बोरो। कह रहे हैं कि अगर लो इंटरेस्ट रेट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है बोरो करेंगे। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है, मतलब कि ये कह सकते हैं हम कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा पीपल होते हैं विलिंग टू बोरो। ठीक है, जिससे क्या होगा इंक्रीज होगी डिमांड लोनेबल फंड की, है ना। और इसी का उल्टा अगर हम देखें तो अगर हाई रेट इंटरेस्ट होगा तो कुछ ही लोग क्या है विलिंग होंगे बोरो करने के लिए, है ना, कि फ्यूअर पीपल आर विलिंग टू बोरो। ठीक है, तो जिससे क्या होगी डिक्रीज होगी डिमांड। तो ऑन द अदर साइड एट
लोअर इंटरेस्ट रेट फ्यूअर पीपल आर इंक्लाइन टू सेव रिड्यूसिंग द सप्लाई। तो मतलब क्या, अगर लोअर इंटरेस्ट रेट होगा तो कुछ ही लोग क्या है इंक्लाइंड होंगे कि वो सेव करें, रिड्यूस करते हैं वो सप्लाई लोनेबल फंड की, ठीक है। और उसके अगर हम अपोजिट देखें तो वाइल जब हायर रेट होते हैं तो ज़्यादा जो पीपल है वो क्या है कहीं ना कहीं सेव करते हैं, जिससे इंक्रीज़ होती है सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि अगर लो रेट इंटरेस्ट होगा तो ज़्यादा पीपल क्या है विलिंग टू बोरो होंगे, जिससे इंक्रीज़ होगी डिमांड लोनेबल फंड की। उसी के उल्टे में हमने क्या देखा, अगर हाई रेट इंटरेस्ट होगा तो फ्यू पीपल विलिंग होंगे बोरो करने के लिए, जिससे डिक्रीज होगी डिमांड, ठीक है। ऑन द अदर साइड ये हमने सारा का सारा क्या देखा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अदर हैंड में हम क्या देख रहे हैं कि अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो फ्यू पीपल होंगे इंक्लाइन टू सेव, जिससे रिड्यूस होगा सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। और अगर हाई रेट है तो मोर पीपल क्या है इंसेंटिवाइज हो जाते हैं सेव करने के लिए, इंक्रीज होती है इससे सप्लाई, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। तो अब हम फाइनली देखते हैं इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट क्या होता है। तो बोल रहे द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट वो रेट है जहाँ पे रीच कर जाती है सप्लाई क्रॉस करती है किसको, डिमांड को, लोनेबल फंड की, ठीक है। तो लोनेबल फंड इक्वल टू ये कह सकते हैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ डिमांड ऑफ लोनेबल फंड, ठीक है। तो दिस इक्विलिब्रियम रेट को ही हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम रेट है जहाँ पे क्या बोरोवर विलिंग है बोरो करने के लिए एग्जैक्टली द अमाउंट दैट सेवर आर विलिंग टू लैंड। तो जितना उसे चाहिए उतना ही क्या लैंड करने के लिए भी क्या है जो सेवर है वो अग्री है, ठीक है। तो वो जो रेट है उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, जो रिप्रेजेंट करता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी एंड कितना रिटर्न ऑन सेविंग मनी है, ठीक है। फिर फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई और डिमांड को। तो कह रहे हैं सेवरल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई और डिमांड को लोनेबल फंड के, ठीक है, जो अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट को। तो ये फैक्टर कौन कौन से, जैसे कि इनकम में चेंज आना, प्रेफरेंस फॉर सेविंग और बोरोइंग में चेंज आना, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इन समरी हम देख लेते हैं कि जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें एक्सप्लेन करती है कि जो इंटरेस्ट रेट है इसको डिटरमाइन किया जाता है जब इंटरसेक्शन होती है सप्लाई और डिमांड की लोनेबल फंड की फाइनेंशियल मार्केट में। ये हमें बताता है कि कैसे चेंज हाउ चेंजेस इन द फैक्टर्स सच एज जैसे सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गया, इंपैक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। तो अगर ये फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे तो इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट में इंपैक्ट पड़ता है, दस अफेक्टिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकॉनमी। तो इससे क्या है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकॉनमी भी क्या अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये क्या न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या है समझ आई हो, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वाजी रेंट। तो व्हाट इज क्वाजी रेंट, तो क्वाजी रेंट क्या होता है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, क्वाजी रेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में क्या है हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो रिटर्न है वो अर्न किए जाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है। तो क्या हुआ, क्वाजी रेंट एक ऐसा कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जो हमारी हेल्प करता है, जो इकोनॉमिस्ट की हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे रिटर्न को अर्न किया जाता है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। पर्टिकुलरली मेनली जब क्या है दोज फैक्टर्स आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर यूज़ और इंडस्ट्री, जब वो पर्टिकुलर जो ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं अगर वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री तक ही हूँ, ठीक है, तो उनसे क्या है कैसे हम ये कह सकते हैं रिटर्न अर्न करते हैं, वो हमें क्वाजी रेंट क्या है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। तो आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में फिट करना है, अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, इमेजिन यू हैव अ वीडियो गेम, आपके पास क्या है एक वीडियो गेम है। अब वो क्या है आपके पास थी, आप लेके आए थे उसको, ठीक है। अब हुआ क्या, वो ना एकदम से पॉपुलर हो गई, ठीक है। अब हर कोई बंदा ना उसको ना एक बार ट्राई करना चाहता है। तो वो क्या कह रहा है कि मतलब आपके पास है वो और आपके मतलब ये कह सकते हैं कि लोगों को पता है कि आपके पास है और वो क्या है एक बार ट्राई करना चाहते हैं। तो अब क्या आप उससे एक उनको दोगे यूज़ करने के लिए, तो आप क्या करोगे उसके बदले कुछ चार्ज करोगे, है ना। तो उससे क्या बोलेंगे हम रेंट, अगर ऐसा सिनेरियो है तो। अब दूसरा केस क्या है, बट आपका कोई प्लान ही नहीं था कि यार मेरे को इसको क्या है देना है, ठीक है, यूज़ करने के लिए लोगों को और उसके बदले रेंट लेना है, आपका कोई प्लान नहीं था, ठीक है। या फिर अगर चलो आपका आप उसको क्या है देते भी थे तो थोड़े बहुत पैसे चार्ज करते थे, अब वो एकदम से क्या है वो पॉपुलर होगी गेम, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बट लेट्स से यू डिड नॉट प्लान टू रेंट इट आउट एंड यू आर जस्ट लोनिंग इट, आप क्या है इसको सिर्फ लोन के लिए दे रहे हो बिकॉज आपको क्योंकि उसकी हायर डिमांड है, ठीक है। तो अब क्या है इसमें क्या बोला है कि यू डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मेक मनी दिस वे, आपको ऐसा नहीं है कि हाँ भाई दे के मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है। बट हुआ क्या कि एकदम से वो जो गेम है वो बहुत ही पॉपुलर हो गई, तो आपके पास क्या है ये ऑप्शन आया और आपकी क्या है ये अर्निंग हो गई, ठीक है। ये जो आपको एक्स्ट्रा कैश मिल रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम क्वाजी रेंट बोलते हैं। तो ऊपर हमने रेंट क्या होता है वो समझा और नीचे हमने क्वाजी रेंट समझा, ठीक है। तो रेंट क्या था, एक नॉर्मल पेमेंट जो आपने रिसीव की अपनी गेम को क्या है देके। अब दूसरे केस में हमने देखा कि
आपने अभी भी क्या है, आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, बट आपका जो गेम वो एकदम से पॉपुलर हुआ, ठीक है, जिसके बदले क्या है आपको एक्स्ट्रा कैश देने के लिए भी लोग तैयार है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाजी रेंट बोलते हैं, ठीक है। सो क्वाजी रेंट इज लाइक अ बोनस, ये क्या है आपके लिए बोनस है, ठीक है। यू गेट, आपको जो मिला व्हेन समथिंग यू ओन बिकम सम सुपर पॉपुलर। क्यों मिला? क्योंकि आपके पास कोई चीज़ थी जो कि अब सुपर पॉपुलर हो चुकी है, हाई डिमांड में है, ठीक है, और आपको कोई प्लान नहीं था भाई इससे मनी बनानी है मुझे, ठीक है, तो एकदम से ये एकदम से पॉपुलर हुई, तो फिर क्या है, अब आपके पास जो आपको रिसीव हो रहा है वो क्या है, हमारा ये कह सकते हैं बोनस टाइप का, इसे हम क्वाजी रेंट बोलते हैं। पर ये ध्यान से समझना कि ये टेम्परेरी होता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए पॉपुलर होगी, फिर वो कॉमन हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जैसे फिर क्या है, बाद में मार्केट में और चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है, या फिर उसका प्राइस क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी बोला है, इट इज़ अ टेम्परेरी एंड गोज अवे वंस द डिमांड डाउन, ठीक है, जब डिमांड क्या है उसकी डाउन चले जाएगी, या फिर वो क्या है अवेलेबल हो जाएगा, कॉमनली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपसे नहीं लेंगे ना, फिर ये कह सकते हैं अभी तो आपसे इसलिए लिया जा रहा था बिकॉज आपके पास ही था वो, ठीक है। अब जब कॉमनली अवेलेबल हो जाएगा तो फिर आपको वो एक्स्ट्रा जो अमाउंट नहीं रिसीव होगी, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ एक सिंपल से वे में, तो क्वाजी रेंट क्या है, सबसे पहले एक टेम्परेरी है, ठीक है। क्यों होता है? कोई आपके पास चीज़ है, ठीक है, आपने ओन करके रखी है कोई चीज़, अब वो एकदम से क्या है, वो हो जाती है, सुपर पॉपुलर हो जाती है, ठीक है, पॉपुलर हो जाती है बेसिकली। तो अब वो पॉपुलर हो जाती है, तो उसकी वजह से जो आपको एक्स्ट्रा कैश मिल रहा है वो क्या है, आपका क्वाजी रेंट है, ठीक है। ये टेम्परेरी होता है, ठीक है, आपने प्लान नहीं किया होता है एज सच कुछ, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली होता है, एक बोनस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स मैंने बोले, इसे हम क्या है, क्वाजी रेंट बोलते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं रेंट एंड क्वाजी रेंट। तो रेंट क्या है इकोनॉमिक्स में? रेंट रेफर्स टू द पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करना है तो उसके बदले आप जो भी देते हो उसे रेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर लैंड यूज़ कर रहे हो तो उसके बदले रेंट दोगे, ठीक है। लेबर यूज़ कर रहे हो तो वेजेस दोगे, ठीक है। कैपिटल यूज़ कर रहे हो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हो तो इन रिटर्न, मतलब जो आप देते हो, ठीक है, उसके बदले वो रेंट होता है। अब क्वाजी रेंट क्या है? क्वाजी रेंट भी सिमिलर है रेंट की तरह, बट इट अप्लाई टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस दैट आर नॉट फिक्स्ड इन सप्लाई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंट का जो कंसेप्ट है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐसा जहाँ पे मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी फिक्स्ड सप्लाई है, ठीक है, वहाँ पे क्या राइज होता है, रेंट। अब ऐसी चीज़ जो क्या है फिक्स्ड इन सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है अराइज हो सकता है हमारा क्वाजी रेंट, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स्ड इन सप्लाई है नहीं, कुछ ही लोगों के पास है, ठीक है। तो क्या है वहाँ पे अराइज हो जाता है क्वाजी रेंट। बट ये ध्यान रखना कि ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में क्या है फिर ये नॉर्मल बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि लॉन्ग रन में क्या है ये नॉर्मल हो जाता है, बट कैन बिकम टेम्परली, ये टेम्परली होता है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट रन में क्या है क्वाजी रेंट अराइज होता है। इट इज़ अर्निंग अ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, आप ऑन कर रहे हो रिटर्न इन्वेस्टमेंट से जो आपने प्लान नहीं की थी, ठीक है, बट मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है आपको वो क्वाजी रेंट अराइज हुआ, ठीक है। तो होप आपको रेंट और क्वाजी रेंट क्या होता है वो पता लगाओ। उसके बाद हम देखते हैं ऑरिजिन। तो क्या बोल रहे हैं कि जो कंसेप्ट है क्वाजी रेंट का वो इंट्रोड्यूस किया था अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है, 19th सेंचुरी में। फिर हम देख लेते हैं टेम्परेरी नेचर। क्या बोल रहे हैं कि इसका टेम्परेरी नेचर है, क्वाजी रेंट अराइज होता है जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं ज़्यादा, ठीक है, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, बट द सिचुएशन इज ओनली टेम्परेरी। पर हमने ये बार बार पढ़ा कि जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी होती है। लॉन्ग रन में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको एडजस्ट किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है मैच करने के लिए डिमांड को, और एलिमिनेट कर हो जाती है इससे क्वाजी रेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वाजी रेंट। तो क्या बोल रहे हैं कि इसमें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और क्वाजी रेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैपिटल। फॉर एग्जांपल इफ़ अ फैक्ट्री इज अर्निंग हाई प्रॉफिट ड्यू टू हाई डिमांड। एक फैक्ट्री है वो अर्न कर रही है हाई प्रॉफिट को क्योंकि हाई डिमांड है उनके प्रोडक्ट की, तो जो रिटर्न है उस फैक्ट्री को जो मिल रहा है वो क्वाजी रेंट है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिटर्न से क्या है ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ बोला है कि लेबर में देखें कि अगर मान लो एक बेसिक से एग्जांपल है, इससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा क्वाजी रेंट का कंसेप्ट, कि क्या बोल रहे हैं कि मान लो किसी पर्टिकुलर ना स्किल्स की डिमांड ना एकदम से बढ़ जाती है, मान लो, ठीक है, एकदम से बढ़ गई स्किल्स की डिमांड। अब मेरे को बताओ कि जिन लोगों के पास वो स्किल्स होगी तो उनकी वेजेस बढ़ जाएगी, है ना, और जिन लोगों के पास नहीं होगी तो उनकी वेजेस वही रहेगी। तो जो उन्होंने एक्स्ट्रा अबव नॉर्मल क्या है कमाया, जिन लोगों के पास ये था स्किल्स थी, तो वो क्या है उनकी वेजेस बढ़ गई। तो जो एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गया उसे ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वाजी रेंट का कंसेप्ट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, धीरे धीरे फिर वो जो स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है तो अब हर कोई उसको लेगा, है ना, हर कोई सीखना चाहेगा उसको। अब हर कोई सीखेगा तो फिर वो बाद में जाके क्या है लॉन्ग रन में एक कॉमन कंसेप्ट बन जाएगा, है ना, तो फिर क्वाजी रेंट का कंसेप्ट नहीं लगेगा। इसीलिए बोला हमने टेम्पररी शॉर्ट रन के लिए जहाँ पे फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है।
फिर एप्लीकेशन की बात करें तो जो क्वाजी रेंट है इसको यूज़ किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को इंडस्ट्री में, ठीक है, जहाँ पे बैरियर्स होते हैं एंट्री में और स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे। देन इंपॉर्टेंस की बात करें तो अंडरस्टैंड करना क्वाजी रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इससे हम एनालाइज कर सकते हैं शॉर्ट रन इकोनॉमिक फिनोमिना को, जैसे कि क्या चेंजेस है प्रॉफिट में, इनकम में, ठीक है, एंड इवेल्युएट कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज जो हम एलोकेट करते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, बिकॉज कंक्लूजन आपको लिखना है, चाहे ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए चाहे ये 15 मार्क्स में आए। तो क्या बोल रहे हैं, इन इसेंस क्वाजी रेंट कैप्चर द आइडिया ऑफ टेम्पररी रिटर्न टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू शॉर्ट रन मार्केट कंडीशन। तो क्या बोल रहे हैं कि इन सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वाजी रेंट है ये क्या है, एक टेम्पररी रिटर्न मिलता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में मार्केट कंडीशंस क्या है, ऐसी कुछ हुई हैं, चेंजेस हुई हैं उसमें, ठीक है। इट इज़ अ कंसेप्ट, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट की एक्सप्लेन करने में, ठीक है, कि कैसे जो रिसोर्सेज हैं आर रिवॉर्डेड, उनको क्या है रिवॉर्ड किया जाता है सिचुएशंस में जहां पे सप्लाई इज नॉट फुल्ली फ्लेक्सिबल इन द शॉर्ट रन, ठीक है, लीडिंग टू रिटर्न, जिससे क्या है रिटर्न ओवर एंड अबव आते हैं पर लॉन्ग रन में क्या है वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है, क्वाजी रेंट का। तो अगर आपको रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट से, तो सबसे पहले इसमें भी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हर वीडियो में होता है ताकि पहले आप उसको समझो, ठीक है, उससे फिर क्या आपको कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाता है, फिर आप क्या लिख अपने अकॉर्डिंग भी सकते हो, है ना। तो एग्जाम्पल ढंग से सुनना है। इमेजिन यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, सेलिंग होममेड कुकीज़। फॉर एग्जाम्पल आप क्या है एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सेल करने का कुकीज़, ठीक है, आप घर में होममेड कुकीज़ बनाना चाहते हो और उसको क्या है सेल करके क्या है पैसे कमाओगे, ठीक है। अब नाउ देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व, अब यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है, क्या, यू माइट नॉट सेल एज मैनी कुकीज़ एज यू होप। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वैसा ना हो, जितना आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं इस टाइप के कुकीज़ बनाऊँगा, ठीक है, और इतने क्वांटिटी में बनाऊंगा और ऐसे लॉट्स में बना के ऐसे बेचूंगा, तो हो सकता है क्या पता वो ना बिके, है ना। और मे बी समवन एल्स स्टार्ट अ बेटर कुकी, और हो सकता है जैसे ही आपने स्टार्ट किया उसी टाइम किसी और ने भी स्टार्ट कर दिया और वो आपसे भी अच्छा बना रहा है, ठीक है। तो अब ये भी एक रिस्क है, तो भाई रिस्क तो बहुत है ना। अब बट इफ़ यू टेक दैट रिस्क, पर अगर आपने वो रिस्क एक बार ले लिया एंड योर कुकीज़ बिजनेस बिकम अ हिट, और आपका जो कुकी बिजनेस है वो बहुत ही हिट हो गया, जो कुकीज़ का आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो बहुत ही हिट हो गया, यू मेक अ प्रॉफिट, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो जो ये एक्स्ट्रा मनी आपने मेक की ये आपका रिवॉर्ड था, क्या लेने का, चांस ऑफ रिस्क लेने का, ठीक है। तो जो आपने चांस ऑफ रिस्क लिया उस रिस्क लेने पे ही तो आपको ये जो क्या है प्रॉफिट हुआ। तो ये आपको रिवॉर्ड कब मिला, जब आपने रिस्क लिया, स्टार्ट किया बिजनेस फर्स्ट प्लेस पे, पहले आगे आके, है ना, आपने जो पहले आगे आके उसको कुकीज़ को बनाने का, होममेड कुकीज़ को बना के सेल करने का जो ये लिया, जो डिसीजन लिया, उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिवॉर्ड क्या है आपको, कि आपका प्रॉफिट हुआ, है ना। सो रिस्क बेयरिंग थ्योरी यही होती है कि अगर रिस्क बेयर करोगे तो क्या है उसी का जो रिवॉर्ड होता है वो क्या आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, रिस्क बेयरिंग थ्योरी सेज दैट एंटरप्रेन्योर्स अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर विलिंग टू टेक रिस्क, कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या है प्रॉफिट कमाते हैं बिकॉज दे आर विलिंग टू टेक रिस्क, बिकॉज वो रिस्क लेते हैं, ठीक है। इफ़ दे आर स्मार्ट अबाउट इट, अगर वो क्या है बहुत अच्छा डिसीजन लें एंड उस जो भी रिस्क है उसे मैनेज करें अच्छी तरीके से, तो वो क्या है मोर मनी को कमा सकते हैं, जितनी उन्होंने इन्वेस्ट की थी उससे ज़्यादा वो क्या है कमा सकते हैं। जैसे कि आपने क्या है जितना इन्वेस्ट किया होगा स्टार्टिंग में उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, तभी तो हम कह रहे हैं ना प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट को अपनी पूरी करके उसके ऊपर आपने जो पैसा कमाया उसे हम प्रॉफिट कह रहे हैं। तो आपने जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा क्या है आप मनी को अर्न कर सकते हो, ठीक है। देन इट इज़ लाइक अ रिवॉर्ड फॉर बीइंग ब्रेव, ये क्या है एक रिवॉर्ड है कि आप क्या है आप क्या थे, ब्रेव थे, आपने फर्स्ट स्टेप चला एंड स्टार्ट किया समथिंग न्यू इवन व्हेन देयर इज़ अ नो गारंटी, बल्कि कोई गारंटी भी नहीं थी कि क्या है वर्कआउट होगा, ये प्लान नहीं होगा, है ना, पर स्टिल आपने ये जो चांस है वो लिया और आपको क्या है प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हमें यही बताती है। और देखते हैं हम इसको आगे। तो द रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट सीक टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क टेकिंग इन द जनरेशन ऑफ प्रॉफिट बाय एंटरप्रेन्योर्स। तो क्या बोल रहे हैं, रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है जो ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो एक्सप्लेन करती है कि क्या रोल है अनसर्टेनिटी का और रिस्क टेकिंग का अगर आपको क्या है प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। और देखते हैं हम इसको। तो क्या बोल रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट अगर हम बोले तो ये जो थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अर्न करते हैं प्रॉफिट को जब वो लेते हैं किसको, रिस्क को, ठीक है। तो बाय बेयरिंग द अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क एसोसिएट, जो भी एसोसिएट होता है बिजनेस के साथ, ठीक है। इन अदर वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि उनको क्या है रिसीव होता है कंपनसेशन, क्या करने का, अनसर्टेनिटी और फ्यूचर आउटकम्स को जो वो क्या है लेते हैं, कि हाँ भाई मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि आपको नहीं पता था कि आने वाले टाइम पे क्या क्या हो सकता है, बट स्टिल आपने क्या है उस बिज़नेस को स्टार्ट किया एंड अगर वो सुपर हिट हुआ और फिर आपको क्या है उसके रिटर्न में प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर्स एंड रिस्क।
तो एंटरप्रेन्योर एंड रिस्क में क्या बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिविजुअल, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, वो इंडिविजुअल जो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, एंड फिर उस अकॉर्डिंगली अपने रिसोर्सेज को वहाँ लगाते हैं उस अपॉर्चुनिटी को क्या है लेने के लिए, ठीक है। However, these opportunities are often accompanied by risk। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है अगर उसको लोगे तो उसके साथ कहीं ना कहीं रिस्क भी आएगा, ठीक है, अनसर्टिनिटी है बिकॉज। तो इसीलिए जो एंटरप्रेन्योर्स का रोल होता है यहाँ पे वो क्या होता है, इस रिस्क को कम करना, ठीक है, और इस रिस्क को लेना ताकि क्या है प्रॉफिट वो अर्न करें। प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क, जो प्रॉफिट है वो क्या मिल रहा है आपको, एज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क मिल रहा है, रिस्क को लेने का जो ये कह सकते हैं आपने रिस्क लिया इसीलिए आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अकॉर्डिंग टू रिस्क बेयरिंग थ्योरी प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड है एंटरप्रेन्योर के लिए, रिसीव करते हैं वो सक्सेसफुली अगर वो मैनेज करेंगे और बेयर करते हैं जब वो रिस्क को। अगर एंटरप्रेन्योर्स एंटिसिपेट करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर है उन्होंने एंटिसिपेट किया अच्छी तरीके से और मैनेज किया रिस्क को बेटर, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर से बेटर उन्होंने क्या किया, एंटिसिपेट और मैनेज किया रिस्क को, तो वो अर्न करेंगे अबव एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट जो सबको हो रहा है, ठीक है, उससे ऊपर जो कमाएंगे वो एंटरप्रेन्योर कमाएंगे अगर उन्होंने क्या है एंटिसिपेट और मैनेज किया रिस्क को अच्छे से, ठीक है। फिर है अनसर्टेनिटी एंड इन्फॉर्मेशन असिमेट्री। क्या बोल रहे हैं, अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द आउटकम ऑफ एन एक्शन इज अननोन। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, ठीक है, आपके एक्शन का क्या होगा वो आपको नहीं पता, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो अननोन है, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर ऑफन फेस अनसर्टेनिटी। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या है कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को फेस करते हैं, ठीक है, फेस अनसर्टिनिटी की फ्यूचर मार्केट कंडीशन कैसी होगी, कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसी आएगी और अदर फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे दूसरा फैक्टर क्या पढ़ा, इन्फॉर्मेशन असिमेट्री। इन्फॉर्मेशन असिमेट्री क्या होती है, अक्कर व्हेन वन पार्टी हैज़ मोर एंड बेटर इन्फॉर्मेशन देन अदर। तो एक पर्सन के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है दूसरे से, ठीक है, तो इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, ठीक है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है। अब एंटरप्रेन्योर्स में पोजेस यूनिक इनसाइट्स और इन्फॉर्मेशन दैट अदर डू नॉट। तो अगर एंटरप्रेन्योर है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन को निकालना आता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को मतलब कि समझना आता है, ठीक है, सिचुएशंस को देख के ऐसे समझना आता है, ठीक है। तो अनेबल दैम वो क्या है उनको हेल्प करती है कैपिटलाइज करने के लिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको क्या है वो बेनिफिट उससे उठा सकते हैं और अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट। फिर है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योर्स क्या है कहीं ना कहीं इनोवेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि क्या है वो क्या है मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर सके, मिटिगेट कर सके रिस्क। और जो इनोवेशन है वो क्या है कैन इन्वॉल्व डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, जैसे नए प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, प्रोसेस हो गया, बिजनेस मॉडल हो गया, ठीक है, जो ऑफर करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड जनरेट करता है प्रॉफिट। तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जितनी होगी उतना ही क्या एंटरप्रेन्योर के चांसेस होते हैं कि वो क्या है अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से क्या है ग्रास्प कर सकते हैं और उससे क्या है प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। देन है मार्केट डायनेमिक्स। जो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो अराइजेज होती है ड्यू टू मार्केट इम्परफेक्शन एंड डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशंस। दिस इम्परफेक्शन क्या है, जैसे कि इंक्लूड हो सकता है बैरियर टू एंट्री हो, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो वहाँ पे, एंड चेंजेस इन कस्टमर प्रेफरेंसेज हो, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर को क्या है आइडेंटिफाई करना होता है और इसका क्या है कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं इस सिचुएशन का क्या है उसको, इस सिचुएशन से क्या है उनको फ़ायदा उठाना चाहिए और अर्न करना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे कि स्टार्टअप वेंचर एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने लॉन्च किया है न्यू बिजनेस, ठीक है, ऑफन फेस सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। तो वो उनके सामने अनसर्टेनिटी होगी, रिस्क होगा, बट क्या है अगर वो वहाँ स्टैंड रहे, ठीक है, तो वो अर्न करेंगे, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट, अगर वो जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी में, तो जो एंटरप्रेन्योर है जो एंटरप्रेन्योर्स है वो जो एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करते हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं, बट अगर क्या है वो जो मतलब उनकी वो सक्सेसफुल रही तो वो क्या है उनके लिए फिर रिवॉर्ड भी होता है, ठीक है। तो पर इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है थ्योरी के। तो क्या बोल रहे हैं, वाइल द रिस्क बेयरिंग थ्योरी प्रोवाइड इंसाइट इनटू द entrepreneurial functions, it has been criticized for oversimplifying the nature of profit generation। वो कह रहे हैं कि जो रिस्क बेयरिंग थ्योरी है ये हमें बताती तो है बट इसमें क्या है ओवर सिंप्लीफाई कर दिया नेचर ऑफ प्रॉफिट जनरेशन को। जो क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो फैक्टर्स है जैसे कि मार्केट पावर हो गया, ठीक है, रेंट सीकिंग बिहेवियर हो गया, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हो गया, ऑल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट जनरेशन में इन एडिशन टू रिस्क बेयरिंग, बट यहाँ पे इनको कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो ये है क्रिटिसिज्म। और उसके बाद हम देख लेते हैं कंक्लूजन। फिर इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, जो रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है ये एम्फसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड बेयरिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क की। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, वो क्या है अनसर्टेनिटी में होते हैं और वो रिस्क लेते हैं, ठीक है, जिससे जनरेट करते हैं प्रॉफिट मार्केट में। ये हाईलाइट करता है जो डायनेमिक और कॉम्पिटिटिव नेचर है मार्केट का एंड जो रोल है एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी का जो ड्राइव करता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इनोवेशन, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन फंक्शन। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं आपको आपके कंजम्पशन फंक्शन को, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जो कंजम्पशन फंक्शन है इकोनॉमिक्स में वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो शो करता है रिलेशनशिप किन दो चीज़ों का, कंजम्पशन का और इनकम का, ठीक है। तो कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब वो देखते हैं हम
सबसे पहले है डिस्पोजेबल इनकम। अब जो डिस्पोजेबल इनकम है इसमें क्या बोल रहे हैं कि डिस्पोजेबल इनकम इज़ अ मनी पीपल हैव अवेलेबल टू स्पेंड और सेव आफ्टर पेइंग टैक्स। तो जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो एक ऐसी मनी होती है जो लोगों के पास होती है, क्या अवेलेबल होती है स्पेंड करने के लिए और सेव करने के लिए आफ्टर पेइंग टैक्स। तो टैक्स को देने के बाद जो उनके पास जो मनी पड़ी है स्पेंड और सेव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब एज डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेज, अगर उनकी डिस्पोजेबल जो इनकम है वो इंक्रीज होती है तो पीपल क्या कर सकते हैं, अब ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, है ना, जिससे क्या होगा, इट लीडिंग टू हायर कंजम्पशन लेवल। तो स्पेंड ज़्यादा करेंगे मतलब कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर डिस्पोजेबल इनकम क्या है ज़्यादा है तो हमारी जो कंजम्पशन है वो भी क्या है ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वेल्थ। वेल्थ रेफर्स टू द टोटल एसेट इंडिविजुअल ओनर। तो वेल्थ का मतलब क्या होता है कि टोटल एसेट कितने हैं इंडिविजुअल के पास, ठीक है, जैसे कि उसकी सेविंग हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, और माइनस कर देते हैं उसमें से लाइबिलिटी और डेट को, ठीक है। अब हायर लेवल ऑफ वेल्थ, अगर उसकी वेल्थ ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो उसकी कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा होगी, बिकॉज पीपल फील मोर फाइनेंशियली सिक्योर, क्योंकि उसको पता है उसका एसेट बहुत ज़्यादा है, वो फाइनेंशियली सिक्योर फील करेगा, तो मतलब उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, ठीक है, एंड मे बी मोर विलिंग टू स्पेंड, इसीलिए वो क्या है ज़्यादा स्पेंड करता हो, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, वेल्थ एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो आपके कंजम्पशन फंक्शन को क्या है इन्फ्लुएंस करता है। अगर वेल्थ क्या है ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या है कंजम्पशन क्या होती है ज़्यादा होती है, ठीक है, ये वन ऑफ द फैक्टर है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करता है बोथ बोरिंग को भी, बोरिंग कॉस्ट को भी, एंड रिटर्न ऑन सेविंग को भी, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट रेट आर लो, अगर क्या है जो इंटरेस्ट रेट क्या है लो होंगे, ठीक है, तो बोरिंग इज चीपर, मतलब कि जो बोरो है आप बोरो ज़्यादा करोगे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इंकरेज करेगा पीपल को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे, ठीक है, कंजम्पशन करे। और इसके उल्टा अगर हम देखें कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट होंगे तो इससे क्या है कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, मैं इंसेंटिवाइज क्या होगी, सेविंग रैदर देन स्पेंडिंग। यहाँ पे क्या सेव ज़्यादा होगा ना कि स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इनकम क्या है, प्राइस क्या है, एंड इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो भी इन्फ्लुएंस करती है करंट कंजम्पशन डिसीजन को। अगर उन्हें लग रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, अगर क्या है पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनकी इनकम है वो इंक्रीज़ होगी फ्यूचर में, तो वो आप जो उनकी आज की स्पेंडिंग है वो ज़्यादा करेंगे, मतलब अपनी कंजम्पशन आज क्या है ज़्यादा करेंगे, तो उनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है रिगार्डिंग देयर इनकम प्राइजेस, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो भी क्या है एक वन ऑफ द फैक्टर है। देन है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब क्या बोल रहे हैं, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है ये रिफ्लेक्ट करता है पीपल की क्या परसेप्शन है, क्या वो सोचते हैं करंट और फ्यूचर स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर है जिससे इंक्रीज़ करेंगे वो आज की स्पेंडिंग, अगर लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है तो वो रिड्यूस कर देंगे आज की कंजम्पशन को, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जैसे कि टैक्स कट्स हो गए, ठीक है, और स्टिमुलस पैकेजेस, ठीक है, कैन डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं डिस्पोजेबल इनकम को, ठीक है, और जिसका रिजल्ट क्या है कंजम्पशन में भी क्या अफेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर टैक्स कट है तो इसका मतलब क्या है ज़्यादा मनी है पीपल की पॉकेट में, तो वो क्या करेंगे अपनी कंजम्पशन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी क्या है यहाँ पे बोला है कि अगर जैसे एक टैक्स का एग्जाम्पल दिया, अगर टैक्स कट होगा तो क्या इनकम ज़्यादा होगी तो वो क्या कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं। तो समरी में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अंडरस्टैंड करना इन फैक्टर्स को हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट की कि वो एनालाइज कर सकते हैं कंजम्पशन बिहेवियर क्या है एंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे इनकम में, पॉलिसी में, एंड अदर वेरिएबल विल अफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो होप सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेज लॉ ऑफ मार्केट एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जो प्लेलिस्ट है उस पर क्या है जो ये सेज लॉ है ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल में हमने कवर किया है। प्लेलिस्ट में जो आप वीडियो देखोगे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सेज लॉ के ही अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सेज लॉ हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है डिटेल में, 8 मिनट की वो वीडियो है, ठीक है, तो आप उसको क्या है देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो 6th क्वेश्चन है हमारा। स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंस बतानी है हमने इन्वेस्टमेंट की, है ना, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं पे तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहली है वेल्थ एक्यूमुलेशन। अब वेल्थ एक्यूमुलेशन कैसे है, इसकी इंपॉर्टेंस तो देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है ना ये अलाउ करती है इंडिविजुअल को कि वो ग्रो कर सकते हैं अपनी वेल्थ को ओवर द टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड में, ठीक है, बाय पुटिंग मनी इनटू एसेट्स। कैसे, आप क्या है मनी को एसेट्स में लगाओ, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि हाँ ये जो एसेट है अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो ये एसेट की वैल्यू आने वाले टाइम पे बढ़ेगी और आपकी मनी की वैल्यू भी क्या आने वाले टाइम पे बढ़ेगी। कौन से एसेट्स में लगाते हो आप पैसा, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ठीक है। इन्वेस्टर कैन इंक्रीज देयर नेटवर्थ, तो इन्वेस्टर क्या है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करके अपनी जो नेटवर्थ है, ठीक है, उसको क्या है बढ़ा सकता है, अपनी वेल्थ को क्या है मतलब और एक्यूमुलेट कर सकता है और बढ़ा सकता है, ठीक है, जितना है उससे ज़्यादा कर सकता है एक टाइम पीरियड में, अगर वो इन्वेस्टमेंट कर दे कहीं पे, किस पे,
स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स हमने पढ़े, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंस ये है। सेकंड इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं हम, तो इन्वेस्टमेंट करने की एक और इंपॉर्टेंस है क्या, कि इससे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। कैसे, क्या बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है कैन प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट फॉर द फ्यूचर। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो बोल रहे हैं ये आपको एक सेफ्टी नेट क्या है, प्रोवाइड करता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। वेदर इट इज सेविंग फॉर रिटायरमेंट, चाहे आप सेविंग कर रहे हो रिटायरमेंट के लिए, फंडिंग एजुकेशन के लिए, और प्रिपेयरिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है इंडिविजुअल की अचीव करने के लिए उसके फाइनेंशियल गोल, और प्रोवाइड करता है उसको सिक्योरिटी आने वाले टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बीट इन्फ्लेशन। क्या बोल रहे हैं, कभी कभी जो इन्फ्लेशन है वो इरोड कर देती है परचेजिंग पावर। मतलब कि आपके पास परचेजिंग पावर का मतलब है कि आज 10 रुपये में जो चीज़ आती है वो आने वाले टाइम पे 10 रुपये में नहीं आएगी, या फिर आज जो 10 रुपये में आती है वो पहले क्या पता 5 की आती हो, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या इन्फ्लेशन फैक्टर आ जाता है, तो परचेजिंग पावर क्या है हमारी कम हो जाती है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन इरोड करती है हमारी परचेजिंग पावर को। मतलब अगर इन्फ्लेशन आएगी तो आपकी परचेजिंग पावर क्या कम हो जाएगी। मतलब पहले आप 10 रुपये में जो लेते थे, अब इन्फ्लेशन होगी तो वो जो 10 रुपये में आएगा उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। अब क्या है 10 रुपये में वो चीज़ ना आए, ठीक है, ये जितनी आती थी उतनी ना आए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ओवर द टाइम ऐसे होता है। तो इन्वेस्टिंग इन एसेट्स दैट हिस्टोरिकली आउटपेस इन्फ्लेशन लाइक स्टॉक्स और रियल एस्टेट। तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे ऐसे एसेट्स में जैसे स्टॉक हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो यहाँ पे क्या है आपको हेल्प मिलेगी कि आप प्रिजर्व कर सकते हो वैल्यू ऑफ सेविंग को एंड मेंटेन कर सकते हो एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है जो आप इन्वेस्ट करोगे तो उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी, तो आपकी मनी की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो फिर आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये था इन्फ्लेशन को, मतलब इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए भी क्या है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो उससे क्या है आपकी जो परचेजिंग पावर है, ठीक है, वो कम नहीं होगी बिकॉज आपने उसको इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी, ठीक है। थर्ड है जनरेट पैसिव इनकम। क्या बोल रहे हैं, सम इन्वेस्टमेंट सच एज रेंटल प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपने क्या है रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, या फिर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है आपके, या फिर बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये जनरेट करते हैं रेगुलर इनकम को, ठीक है, विदाउट रिक्वायरिंग एक्टिव वर्क। यहाँ पे आपको एक बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि बहुत एक्टिव वर्क करना है, ठीक है। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि एक प्रॉपर्टी थी ली और उसको रेंट पे दे दिया, अब क्या आपको मंथली रेंट आएगा, तो ये क्या होता है, ये पैसिव इनकम होती है। मतलब कि आपने क्या है एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या है आपको अब इनकम होगी रेगुलरली, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, दिस पैसिव इनकम कैन सप्लीमेंट अर्निंग, ये क्या आपकी एक सप्लीमेंट अर्निंग हो सकती है आपकी एम्प्लॉयमेंट से, जो आप अभी एम्प्लॉयमेंट करते हो उससे तो जो इनकम आ रही है, ठीक है, पर जो वो दूसरी है वो एक आपकी सप्लीमेंट इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है, जो कि आपको प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको क्या है एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है। क्यों, क्योंकि अगर एक जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से लॉस हो गया तो फिर आपका सारा ही लॉस हो जाएगा। पर अगर आपने 3-4 एसेट्स में क्या है इन्वेस्ट किया है, तो अगर एक एसेट से क्या है लॉस हो भी जाता है तो दूसरे से क्या है प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या है बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहिए हमें डाइवर्स रेंज ऑफ एसेट्स में, जिससे क्या है जो रिस्क है उसको कम कर सको या फिर फैला सको, स्प्रेड कर सको, ठीक है। कि मतलब एक से हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे से क्या है आपको प्रॉफिट होगा, तो वो आपको इतना नहीं वो होगा लगेगा कि हाँ भाई लॉस हो गया, ठीक है। तो बोल रहे डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में, ठीक है। अगर आपने अच्छा सा एक डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल बना के पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो क्या है आपकी जो मनी है वो प्रॉफिट अर्न करके आपको देती है और रिस्क क्या है कम होता है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग फंड फॉर बिजनेस टू एक्सपैंड इनोवेट एंड क्रिएट जॉब। क्या बोल रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी। कैसे, प्रोवाइड करती है फंड बिजनेसेस को ताकि वो एक्सपैंड कर सके, इनोवेट कर सके, क्रिएट कर सके जॉब। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है जो वो क्या फ्यूल करती है प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, इंकरेज करती है प्रोडक्टिविटी को, इन्हांसमेंट होती है, ठीक है, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग अर्ली इन द लाइफ कैन लीड टू कंफर्टेबल रिटायरमेंट। तो कह रहे हैं कि अगर सेविंग और इन्वेस्टिंग किसी ने की है स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जब उसका मतलब ये कह सकते हैं जब उसकी जॉब वगैरह लगी है, तो अर्ली में ही अगर उसने ये किया है सेविंग और इन्वेस्टिंग, तो वो कंफर्टेबल रिटायरमेंट होगी आगे जाके उसकी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अलाउ करता है उनको इनकी इन्वेस्टमेंट में वो ग्रो, मतलब जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो जब तक उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके साथ साथ क्या उनको इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। तो ये भी क्या है बेसिकली कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो अब जब तक वो टाइम पीरियड तक है आपकी इन्वेस्टिंग, उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो ये भी क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है, ठीक है। फिर है अचीव फाइनेंशियल गोल, वेदर इट इज़ बाइंग अ हाउस, स्टार्टिंग अ बिजनेस और ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। अगर आपका कोई प्लान है बाय करने का हाउस, या फिर स्टार्ट करना है एक बिजनेस आपने, या फिर ट्रैवल करना है आपने वर्ल्ड, ठीक है, तो अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ पे आपको क्या है अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट की थी तो वहाँ पे क्या आपको फिर आप ये सारी चीज़ें क्या अपने फाइनेंशियल गोल थे जो आपके वो आप मीटअप कर सकते हो, ठीक है।
तो ओवरऑल अगर हम बोले तो इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत ही इसेंशियल है, चाहे बिल्ड करनी हो वेल्थ, चाहे अचीव करना हो अपना फाइनेंशियल गोल, या सिक्योर करना हो एक स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। यहाँ बोला गया है इट रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, पर जब आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट तो आपको क्या है, केयरफुली क्या है, प्लान करके करना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करनी चाहिए, ताकि क्या आप उसके फुल्ली बेनिफिट उठा सको। तो ये था हमारा ओवरऑल क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ी। तो होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ आया, और आपको अगर ये 5 और 15 मार्क्स में जिसमें भी आता है, आपको डायग्राम भी बना लेना है इन पॉइंटर्स का, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। तो होप आपको ये समझ आया। अगर सो नाउ हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सेक्शन बी में चलते हैं, जहाँ पे 4 क्वेश्चंस आते हैं और आपको कोई 2 करने होते हैं, 15 मार्क्स ईच के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। पूछा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस बतानी है आपको यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस है, ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, जो एक्सप्लेन करता है हमें, क्या एक्सप्लेन करता है, हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड इन अ कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट, कि लेबर मार्केट में, कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट में कैसे वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है। It assert that the wages rate for a particular type of labor is equals to marginal revenue product of labor। क्या बोल रहे हैं, ये फोकस करता है कि जो वेज रेट है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर का, वो इक्वल होता है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर के, विच इज़, जो कि क्या होता है, एडिशनल रिवेन्यू कितना जनरेट किया गया अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो एक 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, तो अगर आपने जो ऑलरेडी 10 लोग काम कर रहे थे, अब अगर आप 1 मोर लेबर को ऐड कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, इसको और अच्छे से भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बेसिकली सिर्फ आपको इस स्लाइड में ये याद रखना है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस है, ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जो हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट में। ठीक है, ये फोकस करता है वेज रेट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर इक्वल होती है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर के, और मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, एडिशनली रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है जब आप एम्प्लॉय कर रहे हो, जब आप ऐड कर रहे हो 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले बोल रहे हैं, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस बेसिकली सेज दैट इन अ फेयर एंड कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट वर्कर गेट पेड बेस्ड ऑन हाउ मच एक्स्ट्रा वैल्यू दे ऐड टू अ बिजनेस। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज है, ये हमें ये बताती है कि कैसे दैट इन फेयर एंड कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट, की अगर एक ऐसी जॉब मार्केट है जो फेयर है और कॉम्पिटिटिव है, तो वहाँ पे जो वर्कर है उसको गेट पेड बेस्ड ऑन हाउ मच, की उसको जितना भी पैसा मिलता है वो उस बेसिस पे मिलता है कि कितना एक्स्ट्रा वैल्यू वो ऐड कर रहा है बिजनेस में। ठीक है, इफ़ अ वर्कर हेल्प अ कंपनी मेक मोर मनी, अगर एक वर्कर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्प कर रहा है कंपनी को मोर मनी अर्न करने में, मतलब कि अगर क्या है, एक एम्प्लॉय है वो क्या है, उसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, या फिर कंपनी क्या है, ज़्यादा कमा रही है, तो दे शुड गेट पेड मोर, तो उस एम्प्लॉय को ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पैसे मिलेंगे, है ना। इट इज़ लाइक बीइंग रिवॉर्डेड फॉर डूइंग अ गुड जॉब। तो इसमें क्या बता रहे हैं बेसिकली, कि आपको रिवॉर्ड मिलता है अगर आप क्या है, कुछ वैल्यू को ऐड कर रहे हो। ठीक है, अपनी जो जॉब है वो अच्छे से कर रहे हो, आपकी वजह से कंपनी अर्न कर रही है। तो ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हमें ये बताती है। फिर बट देयर आर सम थिंग्स टू थिंक अबाउट, पर कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। दिस थ्योरी अज्यूम्स, ये थ्योरी अज्यूम करती है कि एवरीवन इज ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड दैट ऑल जॉब्स आर द सेम। ये जो थ्योरी है ये अज्यूम करती है कि एवरीवन इज ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब हर कोई इक्वल है। ठीक है, हर कोई के पास इक्वल नॉलेज है। ठीक है, एंड जो जितनी भी जॉब्स हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, तो क्या है, हर एक बंदा एक ही जैसे स्किल्स पे नहीं हो सकता, एंड ऑल जॉब्स आर सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये अज्यूम किया गया इस थ्योरी के दौरान। तो विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं होता। Also it does not consider thing like unfair boss और law that protect workers right, तो ये चीज़ें भी नहीं देखी गई। फिर बोला है, so while it is helpful idea to understand, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कितनी वेजेस, कैसे वेजेस को डिटरमाइन किया जाए। इट इज़ नॉट द होल स्टोरी, अदर फैक्टर्स, पर और चीज़ें भी इसमें क्या है, देखी जाती है। सिर्फ यही फैक्टर नहीं देखा जाता, अदर फैक्टर भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, जैसे कि लॉज क्या है, नेगोशिएशंस कैसे हैं, सोशल इशू कैसे हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा भी चीज़ें देखी जाती है, सिर्फ यही फैक्टर नहीं देखा जाता। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें क्या है, आइडिया लगता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती है।
दिस रेफर्स टू द एडिशनल आउटपुट और रेवेन्यू जनरेट बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ लेबर। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का मतलब है इट रेफर्स टू द कितना एडिशनल आउटपुट और रेवेन्यू जनरेट हुआ अगर कंपनी ने एक और लेबर को क्या हायर किया, वाइल कीपिंग ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट, और अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। इन अदर वर्ड इट मेजर द चेंज इन आउटपुट। तो इसने क्या बताया हमें कि कितना चेंज आपके आउटपुट में आएगा अगर आप एक और लेबर को ऐड करते हो, तो कितना वो क्या है जो पहले आउटपुट आ रहा था और अब एक लेबर को ऐड करने से अब कितना आउटपुट आ रहा है उसका ये सारा हमें बताता है। ठीक है, कौन? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। फिर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या बताता है? दिस इज अ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। ये क्या होता है एमआरपी बेसिकली कि एमपी इंटू पी। एमपी इंटू पी मतलब कितना मार्जिनल प्रोडक्ट आया इंटू पी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को मल्टीप्लाई करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ आउटपुट जितना उसने प्रोड्यूस किया। कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ पे फर्म प्राइस टेकर होती है, जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है इक्वल होता है प्राइस ऑफ आउटपुट के। सो देयरफॉर एमआरपी इज इक्वल्स टू एमपी इंटू पी होता है, जहाँ पे एमपी क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट है और लेबर ऑफ लेबर है एंड पी क्या है? प्राइस ऑफ आउटपुट है। ठीक है, फिर आता है इसमें वेज रेट का कंसेप्ट। वेज रेट मतलब अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इन अ कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट, एक जो कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट है वहाँ पे जो वेज रेट है वो इक्वल होते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर के। दैट मीन्स एम्प्लॉयर आर विलिंग टू पे वर्कर। जो एम्प्लॉयर है वो विलिंग है, पे करेगा वो वर्कर को बेस्ड ऑन द वैल्यू एडिशनल, कि वो कितना ऐड कर रहा है बिजनेस में। अगर ज़्यादा कर रहा है तो ज़्यादा उसकी वेजेस होंगी। ठीक है, इफ़ अ वर्कर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ हाई, अगर एक वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो जो एम्प्लॉयर है वो विलिंग होगा उसको पे करने के लिए हायर वेजेस। ठीक है, ताकि वो उस एम्प्लॉय को रिटेन करके रखे अपनी कंपनी में और अट्रैक्ट करे ऐसे ही वर्कर्स को। ठीक है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम भी पढ़ते हैं। इन अ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट जो इक्विलिब्रियम वेज रेट होगा उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर की, जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है डिमांड और सप्लाई लेबर की। ठीक है, जो डिमांड है लेबर की उसको डिराइव किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से, वाइल जो सप्लाई है लेबर की उसको डिटरमाइन किया जाता है वर्कर प्रेफरेंस एंड चॉइसेस रिगार्डिंग वर्क लेजर्स ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो इसके क्रिटिसिज्म भी है थ्योरी के। तो अजम्पशंस यहाँ बोला गया है जो थ्योरी है वो रिलाई करती है सेवरल अजम्पशंस में, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है, आइडेंटिकल वर्क है, फुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो हमेशा क्या है? ट्रू नहीं है रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में। ठीक है, इन रियलिटी जो लेबर मार्केट है उसको क्या है? उसमें इम्परफेक्शंस भी होती है, सच एज जैसे कि यहाँ पे बताया है कि जैसे सिंगल एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करता है वेजेस ओवर अदर। ठीक है, फिर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वाइल द थ्योरी प्रोवाइड अ यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग वेज डिटर्मिनेशन। जो ये थ्योरी है ये हमें कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ये जानने के लिए कि कैसे वेज डिटरमाइन होती है, बट इसने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, क्या जो भी फैक्टर्स लिए जैसे वेजेस हो गए, सच एज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं देखी कि लॉ नेगोशिएशंस एंड ऑल ये भी होता है। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो फेल होती है क्या करने में? टू अकाउंट फॉर सच फैक्टर जैसे कि बार्गेनिंग पावर, ठीक है, सोशल कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें तो नहीं फोकस में की गई। फिर है इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो थ्योरी अज्यूम दैट वेजेस एडजस्ट क्विकली टू चेंजेस इन लेबर प्रोडक्टिविटी। जो ये थ्योरी है ये अज्यूम करती है कि जो वेज है वो एडजस्ट होती है अपने आप ही क्विकली जैसे चेंज आता है लेबर के प्रोडक्टिविटी में। हाउ एवर इन प्रैक्टिस इन रियलिटी वेजेस में भी स्टिकी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज लेबर मार्केट रिजिडिटी। तो जो कह रहे हैं कि जो वेजेस है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, एक्चुअल में। तो ओवरऑल हम इसकी समरी की बात कर ले तो वाइल द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू हाउ वेजेस आर डिटरमाइन, कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है हाँ वो हमें बताती है कि कैसे वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट में, बट इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, जो इसकी एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी अजम्पशंस ली है और कहीं ना कहीं क्या है जो रियल वर्ल्ड में क्या है वो अजम्पशंस क्या है कहीं पर नहीं भी लगती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है वो एक ऐसा कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का जो एक्सप्लेन करता है कि वाई सम पीपल और बिजनेस पे मोर फॉर द यूज़ ऑफ लैंड और अदर रिसोर्सेज दैन अदर, कि क्यों लोग और बिजनेसेस ज़्यादा पे करते हैं लैंड को यूज़ करने के लिए कभी कभी। ठीक है, और अदर रिसोर्सेज के बदले, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक लैंड है, आपने उसका ज़्यादा पैसा दिया एज़ कम्पेयर टू अदर रिसोर्स। ठीक है, तो आपने 2 लैंड थी, आपने एक जो लैंड ए है उसके लिए ज़्यादा पे किया एज़ कम्पेयर टू लैंड बी। तो 2 रिसोर्सेज थी, आपने एक लैंड के एक रिसोर्स के लिए क्या है पैसा ज़्यादा दिया। क्यों दिया? तो ये कंसेप्ट कौन बताता है हमें? मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, तो दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, मॉडर्न थ्योरी क्या है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट क्या है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो पीपल और बिजनेस है वो ज़्यादा पे करते हैं यूज़ करने के लिए लैंड को या फिर किसी अदर रिसोर्सेज को एज़ कम्पेयर टू अदर रिसोर्स। ठीक है, दूसरे के लिए भी दे सकते थे पर उन्होंने पहले के लिए ही क्यों दिया? तो यही समझना है जो हमें ये थ्योरी बताती है। जो अब हम देखते हैं
इट इज़ बेस्ड ऑन फ्यू की आइडियाज़, ठीक है। तो वही अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले बोल रहे हैं स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी हमने पढ़ा है, द थ्योरी स्टार्ट्स विद द फैक्ट दैट सम रिसोर्सेज लाइक लैंड इन अ प्राइम लोकेशंस और नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये जो थ्योरी है ये स्टार्ट होती है इस फैक्ट के साथ कि जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है, लैंड प्राइम लोकेशन पे, ठीक है, मेन लोकेशन पे, या फिर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, वो क्या है, लिमिटेड होते हैं, बिकॉज दे आर ओनली सो मच ऑफ दीज रिसोर्सेज अवेलेबल, दे बिकम वैल्यूएबल। ये क्या है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लिमिटेड है, ठीक है, और वैल्यूएबल होते हैं। फिर सेकंड, डिफरेंसेस इन क्वालिटी। क्या कह रहे हैं, नॉट ऑल द लैंड्स और रिसोर्सेज आर द सेम। आपको भी पता है कि सारी लैंड की प्रोडक्टिविटी सेम नहीं होती है ना, सारे रिसोर्सेज की जो ये कह सकते हैं सारे रिसोर्सेज क्या है, सेम नहीं होते, ठीक है। सम हैव बेटर फीचर, सब कुछ के क्या है, सम के ज़्यादा फीचर होते हैं, अच्छे फीचर होते हैं, ठीक है, और आर लोकेटेड इन मोर डिज़ायरेबल एरिया, और कुछ ऐसे लैंड होती है जो क्या है डिज़ायरेबल एरिया में होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, जो क्या है एक सिटी के मेन बीच में है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो वही यहाँ पे बोला है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसके सबके फीचर सेम नहीं होते, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि जो रिसोर्सेज या फिर लैंड होती है वो सब क्या है, सेम नहीं होती, अलग अलग होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी अलग होती है, ठीक है। फिर थर्ड है डिमांड एंड सप्लाई। जस्ट लाइक विद एनी प्रोडक्ट द प्राइस ऑफ लैंड और रिसोर्सेज इज डिटरमाइन बाय हाउ मच पीपल वांट इट। जैसे कि अदर प्रोडक्ट है उनका जो प्राइस होता है वो डिटरमाइन किया जाता है, उनकी डिमांड कितनी है, उनकी सप्लाई कितनी है, उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि जैसे अदर प्रोडक्ट है वैसे ही क्या है, प्राइस ऑफ लैंड, जो लैंड का प्राइस है वो भी क्या है, या फिर किसी रिसोर्सेज का प्राइस है वो भी क्या है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि कितना उसकी डिमांड है और कितना उसकी सप्लाई है, ठीक है, मतलब कितना वो अवेलेबल है और कितना लोग क्या है उसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। व्हेन समथिंग इज स्कार्स बट इन हाई डिमांड, अगर कुछ ऐसा रिसोर्स है जो क्या है स्कार्स है, मतलब कि कम है, लिमिटेड है, और उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे, है ना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जो एक कंसेप्ट है ये बताता है दैट द वैल्यू ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड और रिसोर्स डिपेंड अपॉन हाउ मच इट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन और अदर एक्टिविटीज़। तो क्या कह रहे हैं कि ये कंसेप्ट है ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, जैसे एक लैंड है आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या किसी रिसोर्स है उसको यूज़ कर रहे हो, उसकी कितनी वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि हाउ मच, कितना वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपके प्रोडक्शन में और आपकी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। इफ़ यूजिंग द लैंड हेल्प बिजनेस मेक अ लॉट ऑफ मनी, अगर एक लैंड को यूज़ करके बिजनेस बहुत ज़्यादा मनी को कमा पा रहा है, दे आर विलिंग टू पे मोर, तो वो देगा ना उसका ज़्यादा, उसका रेंट क्या है वो जितना भी मांग ले वो देगा उसका, ठीक है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बोलती है, ठीक है। सो इन सिंपल टर्म, तो हम सिंपल टर्म में अगर बोले तो जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है वो एक्सप्लेन करती है कि जो प्राइस है ना किसी चीज़ का, जो प्राइस समवन पे फॉर यूजिंग अ लैंड, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, प्राइस पे कर रहा है लैंड को यूज़ करने का या किसी रिसोर्सेज को यूज़ करने का, वो कितना प्राइस पे करेगा वो डिपेंड करता है कि वो जो चीज़ है, वो जो रिसोर्स है वो स्कार कितना है, ठीक है, कितने लोग उसको चाहते हैं, उसकी कितनी सप्लाई है, इन सब फैक्टर्स में क्या है उसका जो ये कह सकते हैं कि प्राइस डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो है हमारी थ्योरी, ये हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि क्यों सम प्लेसेस और रिसोर्सेज कॉस्ट मोर देन अदर, कि क्यों कुछ प्लेस या फिर कुछ रिसोर्सेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे हर वीडियो में एक एग्जाम्पल होता है, क्योंकि आपको ना एग्जाम्पल फिट करना होता है, फिर आप क्या है अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इमेजिन यू हैव 2 पीस ऑफ लैंड, तो आप क्या इमेजिन करिए आपके पास 2 पीस ऑफ लैंड है, वन इन द मिडल ऑफ अ सिटी, ठीक है। आप एक सिटी है, मेन सिटी, उसके बीच में क्या है एक लैंड है, ठीक है, एंड अनदर इज अ क्वाइट कंट्री साइड, मतलब एक क्या है कोने में है, ठीक है, अंदर को जाके है लैंड आपका, ठीक है। द सिटी लैंड इज मोर एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली बात है जो सिटी में है वो क्या है, जो लैंड है वो मोर एक्सपेंसिव होगा, बिकॉज मोर पीपल वॉन्ट टू लाइव और डू बिजनेस, मतलब उस जो वो आपकी जो लैंड है वहाँ उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे, ठीक है, वहाँ पे बिजनेस खोलना चाहेंगे, ठीक है, वहाँ पे आसपास क्या है बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उस जो लैंड है उसकी वैल्यू भी बढ़ी हुई है, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज इट इज़ कार, और वो जो एरिया है जो आपकी लैंड है वहाँ पे क्या है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अब कुछ ही लोग वहाँ पे क्या अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका तो लैंड था वहाँ पे, तो आपको तो ज़्यादा प्राइस मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो वो वहाँ पे जो लैंड है वो क्या है स्कार है वहाँ पे, ठीक है, मतलब कम है वहाँ पे, लिमिटेड है, तो देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, एंड मैनी पीपल वांटेड, और आपसे क्या है लोग लेना चाहते हैं, तो आप क्या है ऑब्वियसली बात है उसका जो रेंट है वो आप ज़्यादा चार्ज करोगे, ठीक है। फिर नाउ विद इन द सिटी इट सेल्स देयर माइट बी डिफरेंट एरियाज, और जो सिटी है ना उधर भी अलग अलग एरियाज होंगे, ठीक है। सम आर क्लोजर टू द मेन अट्रैक्शन, कुछ क्या है मेन मार्केट में होंगे, ठीक है, जहाँ पे आसपास शॉपिंग मॉल है, पार्क है, ठीक है, और कुछ क्या है मार्केट के थोड़ा पीछे को होंगे, ठीक है, मतलब पीछे पीछे को होंगे। तो जो क्या बोल रहे हैं कि जो क्लोजर वन होंगे वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, बिकॉज वो क्या है और कन्वीनियंट है लोगों के लिए, वहाँ से जो मतलब मेन मार्केट में अगर कोई क्या है पर्सन ऐसे टहल रहे हैं घूम रहे हैं, तो उनकी क्या है वहाँ पे, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास लैंड है, किसी ने वहाँ पे शॉपिंग मॉल खोलना है, तो आपको वो ज़्यादा पे करेगा, क्यों, क्योंकि आप उसको पता है कि आपका जो लैंड है वो मेन सेंटर में है, वहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो उनका अट्रैक्शन वहाँ पे पड़ेगा, वहाँ पे वो देखेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस उसके लिए ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होगा, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंस इन क्वालिटी। तो इसका मतलब क्या है डिफरेंस इन क्वालिटी, कि कुछ लैंड क्या है पीछे है, कुछ लैंड क्या है आगे है, ठीक है। नेक्स्ट
कुछ लैंड ये कह सकते हैं कि बेटर लोकेशन में है ना, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। फिर है एंड व्हेन समवन वांट्स टू यूज़ अ पीस ऑफ लैंड और रिसोर्सेज दे आर विलिंग टू पे बेस्ड ऑन हाउ मच इट हेल्प देम। और अगर बंदे को वो हेल्प बहुत ज़्यादा कर रहा है वो एरिया, तो ऑब्वियसली बात है वो उसका ज़्यादा पे करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा भी हुआ, इफ़ अ पीस ऑफ लैंड हेल्प अ बिजनेस मेक अ लॉट ऑफ मनी। अगर वो पीस ऑफ लैंड है आपका, ठीक है, अगर वो किसी बिजनेसमैन को लगता है कि यहाँ पे मतलब मेरे को ये लैंड लेनी चाहिए, यहाँ पे मैं अपना बिजनेस खोलूंगा और वो क्या है मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा वहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है वो उसका रेंट क्या है आपको ज़्यादा देगा, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम लोकेशन पे था आपका, ठीक है। ओके, सो जो मॉडर्न थ्योरी है, अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि जो मॉडर्न थ्योरी है ऑफ रेंट, ये क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग वाई सम प्लेसेस और रिसोर्सेज कॉस्ट मोर देन अदर। तो ये आपको ये बताती है कि क्यों कुछ एरिया क्या है, ये कह सकते हैं कुछ एरिया या रिसोर्सेज क्या है कॉस्टलियर होते हैं अदर से। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्कारसिटी, क्यों, क्योंकि पहला फैक्टर है वो लिमिटेड है, स्कार है, देन सेकेंड है डिमांड, ठीक है, थर्ड है क्वालिटी, एंड हाउ मच वैल्यू दे ऐड, और कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो, ठीक है, आपके बिजनेस में, या फिर आपको कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं, ये सब, ठीक है। क्रिटिकली एक्सप्लेन द केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है जो केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है इंटरेस्ट की, वो बतानी है। तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, द केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जिसको डेवलप किया है केन्स ने, ठीक है। दैट सीक्स टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो हमें बताता है कि कैसे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया जाता है एक इकोनॉमी में, ठीक है। दिस थ्योरी एम्फसाइज द रोल ऑफ मनी डिमांड एंड सप्लाई इन इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ इंटरेस्ट। जो ये थ्योरी है ये एम्फसाइज करती है कि रोल ऑफ मनी डिमांड एंड सप्लाई क्या है जो इन्फ्लुएंस करता है लेवल ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई कैसे अफेक्ट करता है हमारे इंटरेस्ट रेट्स को, वो बताएगी ये थ्योरी, ठीक है। तो होप आपको इंट्रोडक्शन बेसिक समझ आया हो। तो अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनी डिमांड। मनी डिमांड से हम क्या समझे, बोल रहे हैं कि जो केन्स हैं उन्होंने आर्ग्यू किया दैट इंडिविजुअल एंड फर्म्स होल्ड मनी फॉर 3 मेन रीजंस। वो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है या फिर फर्म है वो मनी को अपने पास होल्ड करके रखते हैं 3 रीज़न के लिए, ठीक है। अब 3 रीज़न कौन से हैं, सबसे पहला है ट्रांजैक्शन, दूसरा है प्रिकॉशनरी एंड थर्ड है स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। अब जो सबसे पहला है द ट्रांजैक्शन मोटिव, इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द होल्डिंग मनी टू फैसिलिटेट डे टू डे ट्रांजैक्शन। अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं या आपकी मतलब आपको 10 रुपीज़ एज ए इनकम मिल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से आप ना उस मनी को होल्ड करके रखोगे 3 चीज़ों के लिए, ये बताया उन्होंने। पहला ट्रांजैक्शन, मतलब कि उसमें से क्या है कुछ आप अपने डे टू डे खर्चे के लिए क्या करोगे, रखोगे, है ना। तो ट्रांजैक्शन मोटिव से रखा, आपने ट्रांजैक्शन करनी थी आपको डे टू डे, इसीलिए क्या है कुछ पैसा आप क्या है उसमें से ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए रख देते हो, तो जैसे हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए कहते हैं, जैसे कि सच एज बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब कुछ पार्ट आप प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखोगे, मतलब कि होल्ड करोगे मनी को, मनी का ये एज अ बफर स्टॉक आप अपने पास रखोगे कि अगर कल को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो जाते हैं या फिर इमरजेंसी हो जाती तो तब आपके पास क्या है पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उस 10 रुपीज़ में से आप कुछ पार्ट क्या है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए भी रखोगे, ठीक है, इमरजेंसीज के लिए भी रखोगे। देन जो पार्ट बच जाएगा उसको क्या है आप स्पेकुलेटिव मोटिव में लगाओगे, दैट मीन्स होल्डिंग मनी टू टेक एडवांटेज ऑफ पोटेंशियल चेंज इन एसेट प्राइस। तो कुछ ऐसा पैसा होगा जो आप क्या है अलग से रखोगे ताकि क्या है आप उसको मतलब कि होल्ड करके रखोगे ताकि क्या है आप जैसे ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल चेंज अगर कोई एसेट प्राइस में हो रहा है तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए, मतलब स्पेकुलेशन मोटिव से आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इन्वेस्ट करके आगे जाके क्या है पैसा ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कुछ आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉन्ड हो गए, सिक्योरिटी, या मैं सिंपल बोलूँ कि कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, कहीं सिक्योरिटी में कर दोगे, कुछ स्टॉक में कर दोगे, कि आपको लग रहा है कि ठीक है भाई स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे तो मेरे भी क्या इनकम थोड़ी डबल हो जाएगी, या फिर जितना एसेट बढ़ेगा उससे क्या है आपकी जो ये कह सकते हैं कि एसेट की प्राइस बढ़ेगी तो आपका क्या है जो मनी है वो थोड़ा आपको गेन दे देगा, ठीक है। तो 3 पर्पज़ के लिए क्या है मनी को होल्ड किया जाता है, ये बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रेट एंड मनी डिमांड। क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू केन्स द डिमांड फॉर मनी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। क्या बोल दिया कि जो डिमांड है मनी की वो इन्वर्सली रिलेटेड है किससे, इंटरेस्ट रेट से, मतलब कि इनके बीच में क्या है इन्वर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम, एज इंटरेस्ट रेट राइजेस, अगर इंटरेस्ट रेट क्या है बढ़ता है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इंक्रीजेस, तो आप क्या जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है होल्ड करने की मनी को वो क्या है इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इंडिविजुअल could earn higher return by investing in interest bearing assets like bonds. Therefore people tend to hold less money when interest rate are high and more when interest rate are low. तो बेसिकली इस पॉइंट का मैं मीनिंग अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो क्या बोल रहे हैं कि जो पीपल है वो क्या करते हैं लेस होल्ड करके रखते हैं अगर इंटरेस्ट रेट क्या है ज़्यादा है। अच्छा अब ऐसे कैसे होगा,
अब देखो, अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, फॉर एग्जांपल अगर आप पैसे को होल्ड करके रख रहे हो, ठीक है, होल्ड करके रख रहे हो, दैट मीन्स उसमें से आपको कुछ ये कह सकते हैं कि इनकम अब वो डबल तो हो नहीं रहे पैसे, अपने आपने सिर्फ उसको होल्ड करके रखा है। पर अगर मान लो इंटरेस्ट रेट हाई चल रहे हैं, तो दैट मीन्स अगर आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपको वहाँ से क्या है, अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं हाई, तो आपको वहाँ से इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो आप जो मनी आपने होल्ड किया है, तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे कि यार मनी को होल्ड नहीं करते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है, ज़्यादा चल रहा है, तो आपको क्या है उस मनी से प्रॉफिट होगा, गेन होगा, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि पीपल होल्ड लेस, मतलब पीपल क्या है मनी को लेस होल्ड करेंगे अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, दैट मीन्स उनको क्या है पैसा ज़्यादा मिलेगा अगर वो कहीं इंटरेस्ट मतलब ये कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। एंड मोर और क्या बोल रहे हैं, एंड मोर व्हेन इंटरेस्ट रेट लो, और जब इंटरेस्ट रेट क्या है लो चल रहा है, तो मतलब मार्केट में जैसे मान लो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है लो रिटर्न मिल रहे हैं, तो फिर आप होल्ड करके रखोगे, ठीक है। तो यही बोला है, देखो यहाँ पे लिखा भी था ऊपर कि एज इंटरेस्ट रेट राइज, जब हाई होंगे राइज होंगे तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस होल्ड करने की उस मनी को वो इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल क्या है अर्न कर सकते हैं हाई रिटर्न उसको कहीं और पे इन्वेस्ट करके, ठीक है, जैसे एसेट्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, वहाँ पे क्या इन्वेस्ट करके वो और ज़्यादा कमा सकते हैं, तो वो होल्ड क्यों करके रखेंगे वो, ठीक है। इसीलिए इंटरेस्ट रेट हाई तो होल्ड क्या है लेस करेंगे, तो ये क्या है दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, दैट इसीलिए बोला इन्होंने कि इन्वर्स रिलेशन होता है। तो होप आपको ये भी समझ आया हो। देन फिर हम देखते हैं मनी सप्लाई। नेक्स्ट है हमारा मनी सप्लाई। इसमें क्या बोल रहे हैं, द सेंट्रल बैंक थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। जैसे आपको पता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या है कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को इकॉनमी में। तो जो केन्स है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अज्यूम किया दैट द सेंट्रल बैंक हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मनी सप्लाई को अचीव करने के लिए अपनी पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव को, जैसे कि सच एज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सब जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। अब द इंटरेस्ट रेट इज इन द इकॉनमी इज डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। कब, क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट होगा, जब हम बात कर रहे हैं ना इंटरेस्ट रेट हाई है इंटरेस्ट रेट लो है, तो ये इंटरेस्ट रेट का इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, तो कह रहे हैं जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है इकॉनमी में उसको हम डिटरमाइन करेंगे कैसे, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगी मनी डिमांड की और मनी सप्लाई की, मतलब डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा मनी का, वहाँ पे क्या है हम इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट को क्या है डिटरमाइन करेंगे व्हेन द डिमांड फॉर मनी इक्वल टू द सप्लाई। जहाँ पे क्या होता है इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डिमांड ऑफ मनी है, जो डिमांड फॉर मनी है सॉरी, इक्वल होगा सप्लाई ऑफ मनी के, ठीक है। तो द इकॉनमी इज इक्विलिब्रियम, तो हम बोल सकते हैं जो इकॉनमी है वो इज इन इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एंड द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इज इस्टेब्लिश, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होता है, वही ये थ्योरी बताती है, तो वो बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म भी है इस थ्योरी के, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि सिंप्लिसिटिक अजम्पशंस, क्या बोल रहे हैं कि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है इसने ओवर सिंप्लीफाई किया है फैक्टर्स को, जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड फॉर मनी को, पर रियलिटी में जो पीपल का बिहेवियर रिगार्डिंग मनी होल्डिंग का वो क्या है इन्फ्लुएंस किया जाता है अदर फैक्टर्स के द्वारा भी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो एक फैक्टर होता है, बट अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे इनकम लेवल क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है अबाउट फ्यूचर, फाइनेंशियल इनोवेशन कैसी है, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स को भी कंसीडर करना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है फोकस इसमें किया गया इंटरेस्ट रेट से, क्या है मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो होल्ड वो मनी को कम करेंगे, या इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो होल्ड मनी को ज़्यादा करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट रेट फैक्टर को देखा गया है, ठीक है। तो इन रियलिटी अदर फैक्टर्स भी क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला ये है। सेकेंड है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। ये थ्योरी अज्यूम करती है कि फिक्स्ड रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड में, हाउएवर जो एम्पेरिकल एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट वो क्या है वेरी करती है ओवर द टाइम, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद है रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन। जो केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है डज नॉट एक्सप्लिसिटली कंसीडर द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन शेपिंग इंटरेस्ट रेट डायनामिक्स, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर। तो वही जो एक्सपेक्टेशंस होती है अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, सेंट्रल बैंक के पॉलिसी एक्शंस हो गए, ठीक है। तो एंड ये भी इम्पैक्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन को, बट यहाँ पे क्या है उसको फुली कैप्चर नहीं किया गया, ठीक है, मतलब ज़्यादा फोकस क्या है इंटरेस्ट रेट पे किया गया है। देन फाइनेंशियल मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी, जो ये थ्योरी है लार्जली फोकस करती है मनी मार्केट एंड डज नॉट फुल्ली अकाउंट फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स compete फॉर इन्वेस्टर फंड्स एंड इंटरेस्ट रेट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स बियॉन्ड जस्ट मनी डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स। तो वो कह रहे हैं कि जैसे मनी डिमांड है, सप्लाई डायनेमिक्स है, ये फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, बट अदर रियलिटी में और भी फैक्टर्स होते हैं जो क्या है जिससे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है।
तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं, इसके साथ हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा और होप आपको समझ भी आ रहा होगा। तो ओवरऑल वाइल द केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। तो क्या बोल रहे हैं कि जो केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है उसने हमें क्या है बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए हैं। ये हमें बताया है कि रिलेशनशिप क्या होता है मनी डिमांड सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। इट हैज़ बीन सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, तो कुछ क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन किया, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये बट ये अभी भी बहुत मतलब कि ये बोला गया है समरी में कि बहुत सारी वैल्यूएबल ये कह सकते हैं इनसाइट्स इस थ्योरी ने हमें दिए हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कैसे इंटरेस्ट रेट क्या है डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो आपको समरी भी लिखनी है, पर अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी एक एग्जाम्पल भी है, तो आप एग्जाम्पल को भी ध्यान से सुन सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, इमेजिन यू आर डिसाइडिंग हाउ मच मनी टू कीप इन योर वॉलेट और बैंक अकाउंट। तो आपको क्या है ये डिसाइड करना है कि यार आपको ना अपने जेब में या मतलब ऑफलाइन तो जेब में और ऑनलाइन तो मतलब फ़ोन में, ठीक है, कितना कैश रखना है, ठीक है। तो केन सेज यू कीप मनी फॉर 3 रीज़न। तो वो कह रहे हैं कि आप ना जो भी पैसे रखोगे वो 3 रीज़न के लिए रखोगे। पहला, ठीक है, टू बाई स्टफ, मतलब आपको कोई चीज़ें खरीदनी है उसके लिए, जैसे ग्रॉसरीज वगैरह हो गया। सेकेंड, टू हैव सम फॉर इमरजेंसी, ठीक है, कोई इमरजेंसी केस अगर हो जाता है या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो जाता है उसके लिए। थर्ड है टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, कल को कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो उसका एडवांटेज लेने के लिए क्या आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे लाइक बाइंग थिंग्स व्हेन दे आर चीप, मतलब कि कल को मान लो कोई चीज़ सस्ती होगी तो आपके पास उस टाइम पैसा होना चाहिए ना कि आप वो वाला फ़ायदा उठा सको, सस्ती चीज़ों को खरीद सको, है ना। तो 3 चीज़ों के लिए क्या आप अपने पास पैसा रखते हो, ठीक है। नाउ व्हेन इंटरेस्ट रेट गोज अप, अब क्या है जो इंटरेस्ट रेट मतलब कि हाई हो जाएंगे, दैट मीन्स यू कुड अर्न मोर मनी, तो आप क्या है इन्वेस्ट करके ज़्यादा कमा सकते हो, है ना, बाय पुटिंग योर कैश इन द बैंक। बैंक में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पे आप डाल सकते हो या फिर बॉन्ड्स को खरीद सकते हो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट क्या ज़्यादा चल रहा है मतलब आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। सो यू माइट डिसाइड टू कीप लेस कैश ऑन हैंड, तो आप क्या है कैश इन हैंड मतलब अपने हाथ में पैसा कम रखोगे और वहाँ इन्वेस्ट कर दोगे, बिकॉज इट इज़ नॉट अर्निंग यू एज मच एज इट कुड बी, मतलब कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करके क्या है ज़्यादा कमा सकते हो ना कि होल्ड करके, ठीक है। अब इसी का अगर उल्टा देखें तो इंटरेस्ट रेट अगर लो गए तो आप क्या बोलोगे कि यू माइट नॉट वांट टू लॉक योर मनी अवे इन द इन्वेस्टमेंट बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग मच फ्रॉम देम। तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट लो चल रहे हैं, ठीक है, इतना हम नहीं कमा पाएंगे इससे, ठीक है। सो यू माइट डिसाइड टू कीप मोर कैश ऑन हैंड फॉर एवरीडे स्पेंडिंग, तो आप अपने हाथ में ज़्यादा पैसा रखना स्टार्ट करोगे एवरीडे स्पेंडिंग के लिए, ठीक है, इमरजेंसी के लिए एंड जो भी अपॉर्चुनिटी स्पेकुलेटिव अगर कंडीशन आती है उसको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करने के लिए, ठीक है। जो हमने 3 रीजन पढ़े थे कि इन 3 पर्पस के लिए क्या होल्ड किया जाता है पैसा, ठीक है। तो होप इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट बोल रहे हैं वो, केन सेज दैट द इंटरेस्ट रेट इज लाइक अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन हाउ मच पीपल वांट टू कीप इन कैश एंड हाउ मच दे वांट टू इन्वेस्ट। व्हेन दीज 2 थिंग्स आर बैलेंस दैट इज व्हेन यू हैव द राइट इंटरेस्ट फॉर द इकोनॉमी। तो क्या बोल रहे हैं कि जो केन्स बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट क्या है बैलेंस एक्ट होता है बिटवीन कि कितना लोग क्या है अपने पास कैश रखना चाहते हैं और कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। जब ये 2 थिंग्स बैलेंस हो जाएगी दैट मीन्स क्या है जो राइट इंटरेस्ट रेट है हमारी इकोनॉमी में। हाउएवर कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं थ्योरी के, जैसे कि बहुत सिंपल इन्होंने बोला, जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि क्रिटिक्स सेज दैट थ्योरी इज टू सिंपल, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट कंसिडर अदर फैक्टर, कि अदर फैक्टर को कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है। सिर्फ जैसे इंटरेस्ट रेट को और भी चीज़ें इफेक्ट करती है, लाइक पीपल की एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर को लेके, क्या चेंजेस आ जाएंगे ओवरऑल इकोनॉमी में। सो व्हाइल इट इज़ हेल्पफुल, ठीक है, मतलब ये जो थ्योरी है ये हेल्पफुल है बट होल पिक्चर मतलब अदर फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी थ्योरी, 15 मार्क्स में आएगी। तो आपको ऐसे ही लिखना है, एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है, और समरी भी लिखनी है और जो हमने पढ़ा वो सारे के सारे चीज़ें भी लिखनी है। तो एक्सप्लेन द डायनेमिक एंड इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्या है आपको क्वेश्चन आता है एज इट इज़ आता है कि डायनेमिक एंड इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बताइए, ठीक है। तो ये आ जाए, कैसे उसे अटेम्प्ट करेंगे वो देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि जो डायनेमिक और इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो फोकस करता है कि क्या रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड डायनेमिक कॉम्पिटिशन का है इन जनरेट करने में फ्यूचर को विद इन इकोनॉमी, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो डायनेमिक एंड इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो एम्फसाइज करता है, जो फोकस करता है कि क्या रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड डायनेमिक कंपटीशन का है क्या करने में, जनरेट करने में प्रॉफिट इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, ठीक है, जो क्या है दैट व्यू प्रॉफिट एज मेरली द रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक रिसोर्स ओनरशिप और मार्केट इम्परफेक्शन। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट प्रॉफिट अराइजेज फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ फर्म टू इनोवेट एंड अडेप्ट टू चेंजेस मार्केट कंडीशन। तो ये जो थ्योरी है ये फोकस करती है कि अगर एक फर्म के पास एबिलिटी है कि वो इनोवेशन कर सकती है, ठीक है, और मार्केट कंडीशंस को जल्दी जल्दी क्या है अडेप्ट कर सकती है, तो वो क्या करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायनेमिक कंडीशंस, इनोवेशन, ठीक है, अगर करेंगे तो क्या है प्रॉफिट को कमाया जा सकता है, ठीक है। तो और देखते हैं इसको हम। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, ठीक है। एट द हार्ट ऑफ दिस थ्योरी इज द एंटरप्रेन्योर
फंक्शन विच इन्वॉल्व आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टेकिंग रिस्क। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो भाई एंटरप्रेन्योर है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन होता है। मतलब इसमें उसको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होता है अपॉर्चुनिटीज़ को, रिस्क को टेक करना होता है और इंप्लीमेंट करनी होती है इनोवेशन सॉल्यूशंस को, ताकि वो क्रिएट कर सके वैल्यू। एंटरप्रेन्योर्स को क्या है यहाँ पे सी किया जाता है एज अ एजेंट, ठीक है, जो क्या है चेंज करेगा, ठीक है, हु ड्राइव इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो क्या है इकोनॉमिक प्रोग्रेस को लाएगा इंट्रोड्यूस करके न्यू प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, प्रोडक्शन मेथड्स को और बिजनेस मॉडल्स को, ठीक है। तो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा डायनेमिक कंपटीशन। अनलाइक स्टैटिक मॉडल जो अज्यूम करते हैं कि फिक्स्ड मार्केट स्ट्रक्चर होता है एंड स्टेबल कंडीशंस होती है, पर जो डायनेमिक थ्योरी है प्रॉफिट की, वो रिकॉग्नाइज करती है कि जो मार्केट है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, इवॉल्व होती रहती है। फर्म्स compete नॉट ओनली ऑन प्राइस बट ऑल्सो फैक्टर्स लाइक प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। तो जो फर्म है उसको क्या है प्राइस के बेसिस पे तो compete करना ही होता है, बट उसको अदर फैक्टर्स के बेसिस पे भी क्या है compete करना होता है, जैसे कि प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया, कस्टमर को सर्विसेज कैसी दे रहे हैं वो, इसके बेसिस पे भी उन्हें compete करना पड़ता है। प्रॉफिट आर अर्नड बाय फर्म दैट आर एबल टू आउट परफॉर्म देयर कॉम्पिटिटर्स। तो जो प्रॉफिट उन्हीं के होते हैं, ऐसी फर्म्स के होते हैं जो क्या है एबल होती हैं आउट परफॉर्म करने के लिए ये कॉम्पिटिटर्स, मतलब अपने कॉम्पिटिटर से क्या है, जब वो परफॉर्म करेंगी, इनमें इनोवेशन लेके आएंगी, अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंसिएशन करेगी, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेके आएंगे, कस्टमर को सर्विसेज अच्छी देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर कंट्रीब्यूशन। जो डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है वो क्लोजली एसोसिएट है, ठीक है, वर्क के साथ, किसके, कंप्यूटर के। हु हाईलाइट, जिन्होंने हाईलाइट किया था रोल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, entrepreneurs disrupt existing industries by introducing new product और process, ठीक है। तो जो entrepreneurs हैं वो न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस को लेके आते हैं, जिससे क्या है लीडिंग टू ऑब्सोलेंस ऑफ ओल्डर टेक्नोलॉजी, जिससे क्या ओल्डर टेक्नोलॉजी अब यूज में नहीं आती और नई नई टेक्नोलॉजीज क्या हैं इवॉल्व होती हैं, एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज उससे क्या है क्रिएट होती है। जो प्रॉफिट है वो अक्योर होता है उन फर्म्स का जो सक्सेसफुली इनोवेट करती है और कैपिटलाइज करती है इन चेंजेस को। जो चेंजेस आए हैं अगर वो उनको अडेप्ट कर रही हैं और अगर इनोवेशन लेके आ रही हैं तो वो क्या है compete करती हैं, ठीक है, और वही क्या है मतलब प्रॉफिट अर्न करते हैं। नेक्स्ट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इनहर्ट इन द एंटरप्रेन्योर प्रोसेस इज रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टेनिटी। तो रिस्क टेकिंग होना चाहिए एंड अनसर्टेनिटी होती है। एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करे टाइम को, रिसोर्स को एंड एफर्ट्स को, ठीक है, क्या करने में, परस्यू करने में न्यू वेंचर्स को विदाउट द गारंटी ऑफ सक्सेस। मतलब रिस्क लेना पड़ेगा। प्रॉफिट सर्व एज अ रिवॉर्ड फॉर सक्सेसफुली नेविगेटिंग दिस अनसर्टेनिटी। अगर उन्होंने क्या है प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड, है ना, क्या लेने का, रिस्क लेने का, ये हमने पढ़ा है ना, तो इसीलिए तो वही इसमें बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा कि क्रिटिसिज्म भी है थ्योरी का कि इनइक्वालिटी एंड मार्केट पावर। तो क्या बोल रहे हैं, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है वो क्या है इनकम इनइक्वालिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट पावर शो करती है। सक्सेस जो बोल रहे हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटिव फर्म्स हैं जो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा ले जाएंगे, ठीक है, पर इससे क्या है इट लीड टू द डिसपैरिटी इन द वेल्थ एंड मार्केट डोमिनेंस। दिस कैन रेज कंसर्न अबाउट फेयरनेस कॉम्पिटिशंस विद इन द इकोनॉमी। फिर है एक्सटर्नलिटीज एंड सोशल वेलफेयर। वाइल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर कैन लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कह रहे हैं कि जो इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रही है, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस तो कर रही है। दे में ऑल्सो जनरेट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज सच एज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, सोशल डिस्ट्रप्शन हो रही है, ठीक है। तो जो डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है डज नॉट फुल्ली एड्रेस दिस ब्रॉडर सोसाइटल कंसर्न, ठीक है, तो इस चीज़ को वो नहीं ये कह सकते एड्रेस करती, ठीक है। तो यही क्या है कहीं ना कहीं इनके क्रिटिसिज्म भी है। फिर इम्परफेक्शन इनपरफेक्ट नॉलेज। जो थ्योरी है ये अज्यूम करती है कि जो एंटरप्रेन्योर है उनको परफेक्ट ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एंड एक्सेस कर सकते हैं, वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है, पर रियलिटी में इन्फॉर्मेशन क्या है इम्परफेक्ट और असिमेट्रिक होती है, जो क्या है एक्चुअल में चैलेंज फेस करना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। देन एथिकल कंसिडरेशन। प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर अगर होता है तो वो हमेशा क्या है कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं कि एथिकल और सोशल वैल्यूज़ को भी वो करे, इनकरेज करे। तो क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि जो प्रॉफिट विदाउट रिगार्ड फॉर ब्रॉडर सोशल और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस कैन लीड टू एथिकल डायलेमा। मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है बट अगर वहाँ पे कहीं ना कहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ रहा है या इन्वायरमेंट को मतलब ये कह सकते हैं कि अगर नुकसान पहुँच रहा है तो वो कहीं ना कहीं फिर एक गलत सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे एथिकल डायलेमा अराइज हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अराइज हो सकता है। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि ओवरऑल वाइल द डायनेमिक एंड इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट। तो कह रहे हैं कि ओवरऑल तो भाई जो डायनेमिक और इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती है, वैल्यूएबल इनसाइट देती है कि क्या रोल है एंटरप्रेन्योर का, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का और इनोवेशन का इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। बट इट इज़ नॉट विदाउट इट्स लिमिटेशन, पर इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। पर्टिकुलरली हमने कौन सी देखी कि जैसे इशू ऑफ इनइक्वालिटी आ गया कि मतलब अगर जिसने इनोवेशन कर दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो इनोवेशन कर रहा है तो वही प्रॉफिट कमाएगा, बाकी का क्या होगा, ठीक है। एंड मार्केट पावर और एक्सटर्नलिटीज़ एंड एथिकल कंसिडरेशन भी हमने क्या है कुछ लिमिटेशंस में इसके देख। सो इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं, इमेजिन यू हैव अ लेमोनेड स्टैंड एंड यू आर द ओनली वन सेलिंग लेमोनेड इन योर नेबरहुड।
नेबरहुड, मतलब कि आपकी क्या है, एक शॉप है, ठीक है, लेमोनेड की, और आपके आसपास क्या है, आप ही बेचते हो सिर्फ ये, ठीक है। यू आर मेकिंग गुड प्रॉफिट, तो आप क्या अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, बिकॉज एवरीवन लव्स योर लेमोनेड एंड दे आर विलिंग टू पे मोर फॉर इट देन इट्स कॉस्ट यू टू मेक, मतलब जितना आप चाहो, आपको क्या है, मतलब आप जितना उसके लिए चार्ज करते हो, आपको क्या हर कोई देने के लिए तैयार है, बिकॉज क्या है, आप उस एरिया में बहुत अच्छा क्या है, लेमोनेड का आपका शॉप है। नाउ हेयर इज वेयर द डायनेमिक एंड इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट कम। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या रोल है। कह रहे हैं कि लेट्स से वन डे यू डिसाइड टू ऐड अ न्यू फ्लेवर टू योर लेमोनेड। आपने सोचा कि चलो हम नया फ्लेवर डालते हैं, ठीक है, लेमोनेड में, तो लाइक स्ट्रॉबेरी लेमोनेड बनाना है आपने, ठीक है। तो सडनली मोर पीपल स्टार्ट कमिंग टू योर स्टैंड। अब लोग ज़्यादा आने लग गए आपके स्टैंड पे, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्साइटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, क्योंकि उनको लगा कि यार कुछ तो नया है, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो योर सेल्स गोज अप, तो आपकी जो सेल है वो क्या है, एकदम से हाई चलेगी। एंड सो डज योर प्रॉफिट, तो आपका क्या है, जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, क्योंकि आपने समथिंग यूनिक किया, मतलब इनोवेट किया या यूनिक किया, कुछ तो हट के किया, तो उससे क्या है, प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। तो दैट इज द इसेंस ऑफ द थ्योरी। तो यही इसेंस है इस थ्योरी का कि प्रॉफिट कम फ्रॉम बीइंग क्रिएटिव, कि जो प्रॉफिट है वो कैसे आएगा, जब क्रिएटिव होंगे आप, ठीक है, एंड डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, अगर आप क्या है, चीज़ें अलग हट के करो। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ लेमोनेड स्टैंड, ये तो हमने एक एग्जाम्पल देखा लेमोनेड स्टैंड का। इट इज़ अबाउट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ न्यू आइडिया, कि आपको क्या है, नया आइडिया सोचते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। डिफरेंट फ्लेवर हो गया जैसे, या आप डिलीवरी सर्विसेज में और नया क्या कर सकते हो, ठीक है, या कंपीट करने के लिए और नया क्या कर सकते हो, ठीक है। बट ऑफकोर्स देर आर चैलेंजेस, पर कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे कि समटाइम्स टेकिंग रिस्क टू ट्राई समथिंग न्यू माइट नॉट वर्कआउट, की हो सकता है जो आपने नया ट्राई किया वो ना चले, है ना, एंड यू कुड एंड अप लूजिंग मनी, क्या पता आपका जितना आपने इन्वेस्ट किया था नई चीज़ों में वो क्या है, लॉस हो जाए आपका, ठीक है। प्लस देयर माइट बी अदर लेमोनेड स्टैंड पॉपिंग अप ट्राइंग टू कॉपी योर आइडियाज़, हो सकता है कोई और लेमोनेड स्टैंड वाला भी वहाँ पे आ जाए जो आपका ही आइडिया क्या है कॉपी करे और ऑफर करे समथिंग इवन आपसे भी ज़्यादा बेटर, ठीक है। तो रिस्क तो है कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है। सो वाइल बीइंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, तो कह रहे हैं कि इनोवेटिव और क्रिएटिव तो होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको बिग प्रॉफिट होगा, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, पर ये बहुत ईजी नहीं होता है हमेशा। इट इज़ अबाउट टेकिंग रिस्क, यहाँ पे रिस्क टेक किया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है नई चीज़ों को, एंड बीइंग रेडी टू अडेप्ट टू चेंजेस, और अगर कोई चेंजेस आगे मार्केट में तो आपको क्या है, रेडी रहना पड़ता है उसको अडेप्ट करने के लिए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट, जिसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया कि डायनेमिक एंड इनोवेटिव थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या होती है। तो यहाँ पे हमने देखा एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड डायनेमिक कंपटीशन का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जनरेट करने के लिए प्रॉफिट को, ठीक है। कैसे कैसे होता है वो हमने देखा कि अगर रिस्क लेंगे, इनोवेशन चीज़ें करते रहेंगे तो क्या है, हमारा प्रॉफिट होता रहेगा, बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। तो उसको कंसिडरली ये कह सकते हैं कि उसको कंसिडर करना चाहिए आपको, ठीक है, और उन पर ध्यान रखेंगे, और तब क्या है, जो थ्योरी है वो अच्छे से वर्क करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, समरी भी देखी, उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल भी देखा, तो आपको पेपर में आ जाएगा, तो आप भी क्या अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल दे सकते हो, समरी दे सकते हो, और इसी के साथ सो यहाँ हमारा सेक्शन बी होता है कंप्लीट। अब हम सेक्शन सी में जाएंगे, जहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन आते हैं और 2 हमें करने होते हैं, 15 का ईच होता है, तो 30 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन रहता है। तो यहाँ भी 4 क्वेश्चन होंगे, हम 4 के 4 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये स्टार्ट करते हैं हम कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल को दिमाग में सेट करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप उसको सुनते रहिए। क्या बोल रहे हैं, इमेजिन यू हैव अ लेमोनेड स्टैंड। आपका क्या है, एक लेमोनेड स्टैंड है, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि आप क्या है, आपका एक स्टैंड है, ठीक है, किस चीज़ का है, वो लेमोनेड का है, ठीक है। तो आप नींबू का जूस बनाते हो या फिर कुछ भी बनाते हो, ठीक है, फ्लेवर। देन द अमाउंट ऑफ लेमोनेड यू सेल डिपेंड अपॉन हाउ थ्रस्टी पीपल्स आर। अब क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ लेमोनेड आप क्या है सेल करोगे, वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों को क्या है उसकी ज़रूरत है ना, मतलब कितनी डिमांड है। इफ़ इट इज़ अ हॉट डे, अगर मान लो एक गर्मी वाला दिन है, तो ऑब्वियसली बात है, लॉट्स ऑफ पीपल क्या है, बहुत सारे क्या है लोग उसको डिमांड करेंगे, ठीक है। तो आपका जो ये कह सकते हैं लेमोनेड्स है वो ज़्यादा बिकेंगे, या उसका जूस बेच रहे हो तो वो ज़्यादा बिकेगा, एंड नीड मोर हेल्प टू मेक इट। और आपको क्या है, फिर ऑब्वियसली बात है कि मान लो आप बना लेते थे अकेले, ठीक है, अच्छा खासा, आप जो नॉर्मल डिमांड होती थी उसको क्या है, आप ही उसका लेमोनेड बेचते थे। अब क्या हो रहा है कि गर्मियों का दिन है या फिर बहुत ही हॉट डे है, वहाँ पे आपकी ना एकदम से डिमांड बढ़ गई लेमोनेड की, तो ऑब्वियसली बात है लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो अब क्या है, आपको और लोग चाहिए, है ना, लोग चाहिए कि आप क्या डिमांड को मीटअप कर सको। अब आप कल्ले तो नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या है, ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा लोग चाहिए हेल्प के लिए। ओके, दैट्स मीन यू विल हायर मोर पीपल। तो इसका मतलब क्या, आप क्या है, अब पीपल को हायर करोगे, ठीक है। ओके, बट समटाइम्स पीपल आर नॉट थ्रस्टी इनफ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही क्या है, लोगों को मतलब बहुत गर्म दिन पड़े, ठीक है, तो उनकी डिमांड भी हमेशा हो लेमोनेड की, ठीक है। एंड यू सेल लेस लेमोनेड, तो वहाँ पे क्या है, आप लेमोनेड को क्या करोगे, लेस सेल करोगे, है ना। इफ़ दिस हैपन, अगर ऐसा होता है, तो यू माइट हैव टू सेट सम वर्कर्स गो बिकॉज यू डू नॉट नीड एज मच हेल्प। तो उस टाइम फिर क्या है, आपको क्या है, वर्कर्स की उस टाइम ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर क्या है, आप
आपको ज़्यादा हायरिंग नहीं करनी, या फिर क्या है जो इवन आपने ज़्यादा लोग रखे भी थे उसमें से भी क्या है आपको कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इमेजिन दिस लेमोनेड स्टैंड इज़ लाइक द होल इकॉनमी। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करिए कि फॉर एग्जाम्पल ये एक होल इकॉनमी है जहाँ पे गुड्स टाइम भी आएगा, जहाँ पे पीपल क्या है स्पेंड करना चाहेंगे मनी को, बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है, जहाँ पे लॉट्स ऑफ जॉब अवेलेबल होंगी। बट इन बैड टाइम, जहाँ पे रिसेशन का टाइम है, तो वहाँ पे क्या है पीपल स्टॉप कर देते हैं स्पेंडिंग करना, ठीक है, बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं, तो यहाँ पे क्या है जॉब भी क्या होती है लेस होती है और जो हाई एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, तो जो केन्स हैं इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बोला सेड दैट व्हेन द इकॉनमी इज़ इन ट्रबल, जब इकॉनमी क्या होती है ट्रबल में होती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आती है हेल्प करने के लिए, ठीक है। जस्ट लाइक यू माइट बाय मोर लेमन्स टू मेक मोर लेमोनेड व्हेन इट इज़ हॉट। तो जैसे कि अगर एग्जांपल देखें हम, तो आपको ज़्यादा लेमन्स लाने पड़े लेमोनेड बनाने के लिए जब गर्मियाँ ज़्यादा थी, तो वैसे ही क्या है जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड करेगी ज़्यादा मनी, ठीक है, बिल्डिंग जैसे बिल्ड करने के लिए रोड्स को, ठीक है, स्कूल्स को, ताकि क्या है जॉब क्रिएट हो, ठीक है, पीपल ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करे अगेन, ठीक है। इससे क्या होगा किक स्टार्ट मिलेगा हमारी इकॉनमी को, रिड्यूस होगी अनएम्प्लॉयमेंट। तो समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं। Then Keynes believe that sometimes even if people want to work, there might not be enough job. कभी कभी क्या होता है लोग काम करना चाहते भी है पर इनफ जॉब नहीं होती है, बिकॉज बिजनेसेस आर नॉट हायरिंग, बिकॉज बिजनेसेस क्या हायरिंग नहीं कर रहे। तो ही कॉल्ड दिस इनवॉलेंट्री इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या है जो इस टर्म को क्या बोला गया है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड ही थॉट द गवर्नमेंट शुड डू वट इट कैन टू फिक्स इट। तो गवर्नमेंट वहाँ पे आती है और हेल्प करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, पर इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो थ्योरी है, जैसे यहाँ पे जो कंसेप्ट बोला गया है, तो ये क्या है वर्क करेगा शॉर्ट टर्म में, बट कहीं कभी कभी क्या होती है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लॉन्ग रन में, जैसे इन्फ्लेशन प्राइस गोज अप हो जाते हैं। फिर बोल रहे हैं पर ओवरऑल अगर हम देखें तो जो केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये सजेस्ट करती है कि व्हेन द इकॉनमी इज इन स्ट्रगल, जब क्या है इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, तो जो गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्प करके, ठीक है, किक स्टार्ट करते हैं इकॉनमी को, बूस्ट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है बूस्ट करती है स्पेंडिंग, क्रिएट करती है जॉब, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये फॉर्मुलेट की गई थी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट के द्वारा, केन्स के द्वारा, ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, रेवोल्यूशनलाइज्ड इकोनॉमिक थॉट्स एंड पॉलिसीज। एट इट्स कोर केन्सियन इकोनॉमिक्स एम्फसाइज द रोल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन डिटरमाइनिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इकोनॉमिक आउटपुट। तो क्या बोल रहे हैं जो केन्सियन इकोनॉमिक्स एम्फसाइज करता है दैट जो रोल है एग्रीगेट डिमांड का डिटरमाइन करने में एम्प्लॉयमेंट लेवल को एंड इकोनॉमिक आउटपुट को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो क्या बोल रहे हैं सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। केन्स आर्ग्यू करते हैं दैट जो टोटल स्पेंडिंग है हमारी इकॉनमी में, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, वो डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट को। इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्पेंडिंग कुड फॉल, उनकी जो स्पेंडिंग है वो क्या है एकदम से कम हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या है कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन में ले ऑफ होने लग जाते हैं, ठीक है, एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलते हैं। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन है यहाँ पे, जो केन्स है उन्होंने ये बताया कि जो एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे चाहिए होती है मैनेज करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। उन्होंने ये प्रपोज किया कि जो गवर्नमेंट है उनको क्या है वो यूज़ करते हैं अपनी फिजिकल पॉलिसीज़, ठीक है, जो गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ को यूज़ करती है और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को यूज़ करती है, जैसे कि कंट्रोल करते हैं इंटरेस्ट रेट को एंड मनी सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमिक को, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है फॉर एग्जांपल जो रिसेशन के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो क्या है इंक्रीज़ करती है अपनी स्पेंडिंग को और जो टैक्स रेट है उन्हें कट कर देती है, ताकि क्या है जो डिमांड है वो बढ़े, ठीक है, बूस्ट हो एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर इफेक्ट। यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, तो केन्स ने इंट्रोड्यूस किया है कि जो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है, जो कि सजेस्ट करता है दैट जो इनिशियल इंक्रीज इन स्पेंडिंग जो किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और कंज्यूमर लीड टू अ लार्जर इंक्रीज इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या है इससे कहीं ना कहीं क्या होता है गवर्नमेंट अपना क्या एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, ठीक है, तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो किसकी इनकम बनेगी, और जब इनकम बनेगी तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है बढ़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोला गया व्हेन द गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो गवर्नमेंट ने क्या एक्सपेंडिचर किया, इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, तो इससे क्या है जॉब ही नहीं क्रिएट हुई बट ऑल्सो इनकम भी जनरेट हुई वर्कर्स की, जिससे क्या है अब वो उस इनकम को और ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ठीक है, तो ऐसे क्या है ये मल्टीप्लाई होती रहेगी इनकम। फिर है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट भी यहाँ देखने को मिलता है। वंस ऑफ सेंट्रल यहाँ पे जो मेन फोकस किया गया क्या है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में, इसमें क्या बोला गया कि दैट मीन्स दैट पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, कि जो पीपल हैं वो विलिंग भी हैं और एबल भी हैं काम करने को, ठीक है, प्रिवेलिंग जो भी वेज रेट चल रहा है मार्केट में, बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब, बट क्या है जॉब नहीं मिल रही है ड्यू टू द इनसफिशिएंट डिमांड। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है इकॉनमी में जॉब्स की नहीं सॉरी लेबर्स की, ठीक है, या फिर जिनको जॉब चाहिए उनकी। केन्स आर्ग्यू दैट हिज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो केन्स ने बोला गया जो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है परसिस्ट करती है इवन इन लॉन्ग रन में भी, ठीक है, इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसको चेक्ड नहीं किया गया, ठीक है।
शॉर्ट रन फोकस्ड। क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो केन्स थ्योरी है वो पॉइंटेड मतलब वो शॉर्ट रन में तो फोकस करती है, सजेस्ट दैट जो पॉलिसीज़ है वो इफेक्टिव हो सकती है शॉर्ट रन में, बट ये लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है वो करती हैं, मतलब क्रिएट करती है, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, अनसस्टेनेबल डेट लेवल हो जाता है, ठीक है। फिर है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, अनदर क्रिटिसिज्म मिला है, जैसे कि क्या बोल रहे हैं कि जो अजम्पशंस है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस का केन्स मॉडल में जो इम्प्लाई करता है कि जो इंडिविजुअल फॉर्म देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इवेंट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, की जो इंडिविजुअल है ना वो अपनी एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर रखते हैं किसके बेसिस पे, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि जो अजम्पशन है ये एक्यूरेटली कैप्चर नहीं करती, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस को, पर्टिकुलरली टुडे जो कॉम्प्लेक्स और रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी है वहाँ पे क्या है, हम पास्ट के बेसिस पे क्या है फ्यूचर की ये कह सकते हैं फ्यूचर को नहीं वो कर सकते, एंटिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी थ्योरी, ठीक है, जिसमें हमने हमारा क्या था ये क्वेश्चन, पहले हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन कि हमने किया क्या इसमें। तो क्वेश्चन था हमारा एक्सप्लेन द केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमने केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा, जिसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले एग्जाम्पल देखा, ठीक है, होप आपको ये पूरा एग्जाम्पल समझ आया। एग्जाम्पल के बाद फिर हमने देखा कि किसने दिया था, ठीक है, तो केन्स ने ये पूरा का पूरा कंसेप्ट दिया था, ठीक है। उसमें फिर हमने ये देखा कि एग्रीगेट डिमांड और आउटपुट डिटर्मिनेशन क्या है, यहाँ पे है रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है, शॉर्ट रन फोकस और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस, ये सारा हमने पॉइंट देखा, ठीक है। तो होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आया। अगर कंसेप्ट समझ आया, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और एग्जाम्पल आप देके आना 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, और डायग्राम भी बना सकते हो आप इस थ्योरी में, ठीक है। बस आपको मेन पॉइंटर्स पता होने चाहिए, उसके अंदर क्या है वो पता होना चाहिए। तो अगर आपने एग्जाम्पल दिमाग में सेट किया है कि क्या क्या हो रहा था, ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशन में आप क्या क्या कर रहे थे, और फिर वहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आई तो फिर आपने क्या स्टेप्स लिए, कैसे अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, ये सब आपको दिमाग में रखना है। फिर आप उसको रिलेट करके इकोनॉमी के बेसिस पे देख सकते हो, ठीक है। ये एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये 15 मार्क्स में हमें क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में भी आता है, तो अगर आ जाए तो कैसे उसे अटैम्प्ट करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस PDF के लिए। और जो ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस सब्जेक्ट की, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नेम से वो बनी हुई है, अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिकॉज उसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस है वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को आप या तो सेव कर लीजिए, ठीक है, उसमें अपडेट होते रहेंगे क्वेश्चंस, और जितने हैं उतने तो एटलीस्ट आपको देख लेनी है, ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं, ठीक है, मीनिंग, टाइप्स, कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट क्या है और ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट सब किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो प्लेलिस्ट को ढंग से पूरा देख लीजिएगा आप, ठीक है, सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने। और अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए होता है तो कमेंट में लिख दिया करिए, पर उससे पहले आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए वो है तो नहीं क्वेश्चन, ठीक है। या फिर अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं देखनी तो क्वेश्चन जो है उसको सर्च बार में सर्च करके बाय कॉमर्स नोट डाल दीजिए, वहाँ पे आ जाएगा अगर वो क्वेश्चन होगा, अदरवाइज फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे हर एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या कैसे हो रहा है। तो कह रहे इमेजिन यू हैव सम मनी, आपके पास कुछ मनी है, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू इट। तो आपको लग रहा है कि इसके साथ क्या करना है इस मनी के साथ, ठीक है। तो वन ऑप्शन इज टू इन्वेस्ट, एक क्या है कहीं इन्वेस्ट कर दो इट, बट बिफोर यू डिसाइड यू कंसिडर अ फ्यू थिंग। पर इन्वेस्ट तो करना है, पर उससे पहले कुछ तो सोचोगे ना, कहाँ करना है, कैसे करना है, कितने टाइम के लिए करना है, ठीक है, करना भी है कि नहीं करना है ना। तो वही है, तो जो जो चीज़ें सोच रहे हो, ठीक है, जो जो फैक्टर्स को ध्यान में रख रहे हो, तो वही क्वेश्चन हमारा है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें क्या देखोगे आप, इंटरेस्ट रेट। तो आप क्या देखोगे कि थिंक ऑफ इंटरेस्ट रेट लाइक द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है मनी की, ठीक है। इफ़ इंटरेस्ट रेट आर लो, अगर क्या है इंटरेस्ट रेट क्या है कम है, तो इट इज़ चीपर फॉर द बिजनेस, तो वो बिजनेस के लिए क्या है चीपर पड़ रहा है, ठीक है, बोरो करना मनी टू इन्वेस्ट इन थिंग्स लाइक फ्यू फैक्ट्रीज और इक्विपमेंट। सो व्हेन इंटरेस्ट रेट आर लो, तो अगर क्या है इंटरेस्ट रेट क्या होता है लो, तो बिजनेसेस क्या करते हैं ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इट डज नॉट कॉस्ट दैम एज मच एज टू बोरो। दैट मीन्स एक बार ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट लो होंगे, मतलब कि अगर क्या है एक बिजनेस है उसको कोई पैसे लेने हैं, ठीक है, पैसे रेज करने हैं, और जो रेज कर रहा है ना तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो लो है, तो वो ज़्यादा बोरो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। तो बोरो करेगा मनी को ताकि वो उस मनी को इन्वेस्ट कर सके, जैसे कि नई फैक्ट्री हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं जब इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं कम, तो बिजनेस क्या है ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों, तो मैंने रिलेशन बता दिया कि देखो अगर इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है तो आप ज़्यादा बोरो करोगे, और फिर उस बोरोइंग मनी को क्या है आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। बिजनेस क्या करते हैं फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज वहाँ से क्या है उन्होंने जो लोन लिया या फिर जहाँ से पैसे उन्होंने लिए वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था वो कम चल रहा था, ठीक है, तो फिर उन्होंने ले लिया, और फिर जो इन्वेस्ट करेंगे उससे फिर वो क्या है प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो होप आपको इंटरेस्ट रेट का रिलेशन पता लगाओ। तो इंटरेस्ट रेट सबसे पहले देखते हैं कि भाई अगर हमको क्या है
कोई हम क्या पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हुए कौन कौन से फैक्टर क्या है आपको दिमाग में रखने हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, कि अगर आपने जहाँ से मनी ली है, ठीक है, रेज की है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है तो आप ज़्यादा मनी लोगे, ठीक है, और ज़्यादा मनी लोगे तो फिर आप इन्वेस्टमेंट भी क्या करोगे, ज़्यादा करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज लाइक हाउ मच श्योर यू फील अबाउट द फ्यूचर। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपको नियर फ्यूचर के बारे में क्या, मतलब कितना कॉन्फिडेंस है ना। इफ़ बिजनेस फील कॉन्फिडेंट, अगर बिजनेस फील कर रहे कॉन्फिडेंट कि भाई इकॉनमी क्या है, अच्छे से अच्छा, मतलब डू वेल, अच्छा करेगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बट इफ़ दे आर वरिड, अगर उनको क्या है, चिंता है, उनको लग रहा है कि नहीं यार आगे जाके क्या है, कुछ ना कुछ जैसे रिसेशन पीरियड आ सकता है, तो फिर वो क्या है, फिर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो ये फैक्टर भी क्या है, इन्वेस्ट करते समय ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इमेजिन यू हैव अ न्यू बेटर वे टू मेक लेमोनेड एट योर लेमोनेड स्टैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सोचिए आप कि आपके पास क्या है, जो लेमोनेड बनाने का एक नया तरीका है, ठीक है। यू माइट वांट टू इन्वेस्ट इन दैट न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहोगे बिकॉज इट कुड हेल्प यू मेक मोर मनी। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो चीज़ बना ली एक बार तो फिर क्या है, लोग उसको खरीदेंगे और आपका प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में, ठीक है। सिमिलरली जो बिजनेस है वो भी इन्वेस्ट करते हैं नई नई टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन आइडियाज़ में, बिकॉज अगर क्या है उसका रिजल्ट अच्छा है तो उनके लिए क्या है, फिर वो प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। समटाइम जो गवर्नमेंट है वो इंकरेज करती है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, अपनी पॉलिसीज के थ्रू, तो ये चीज़ भी क्या है, देखी जाती है। फिर है मार्केट कंडीशन। जस्ट लाइक you do think about the demand for lemonade before deciding to invest in more lemons, business consider the demand for their product। तो अगर बिजनेसेस को कहीं पे इन्वेस्ट करना होता है ना, तो वो पहले देखते हैं उनके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ठीक है। अगर उन्हें लग रहा है कि आने वाले टाइम पे क्या हाई डिमांड होगी तो वो क्या है, इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। अगर उन्हें लगता है नहीं भाई आगे जाके क्या डिमांड कम हो सकती है, तो फिर वो क्या है, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो क्या देखा जाता है, ठीक है। सो अगर हम इसकी समरी देख लें तो क्या बोल रहे हैं, सो व्हेन इट कम टू इन्वेस्टमेंट, तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो जो बिजनेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या उनको कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, मार्केट कंडीशन कैसी है, तब जाके वो डिसाइड करते हैं कि वेदर, मतलब उनको क्या है, ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, ठीक है, कि ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है। तो हमने यही देखना था भाई इन्वेस्टमेंट करते समय कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है, तो हमने ये देख लिए, ठीक है। तो होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया हो। आपको डायग्राम भी बनाना है, इसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, एग्जाम्पल देने हैं तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, और लास्टली क्या है, ये समरी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ना, ये एक ऐसा कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का जो हमें बताता है कि अगर हम ना इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग में अगर हम चेंज करेंगे इन्वेस्टमेंट में, तो उससे बहुत बड़े लेवल पे चेंज आता है, फाइनल चेंज इन टोटल इकोनॉमिक आउटपुट। मतलब जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है ना, उसमें लार्ज लेवल पे क्या है, बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि कैसे, हाउ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि कैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट में चेंज करोगे तो वो अफेक्ट करेगा ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये कैसे काम करता है वो पहले हम देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लेट से देर इज़ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपने कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की इनटू इकॉनमी में कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक बिजनेस है, उसने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्ट करेगा न्यू इक्विपमेंट में, ठीक है, या फिर एक्सपैंड करेगा अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को, ठीक है, जितना वो प्रोडक्शन कर रहा है उससे ज़्यादा क्या है, उसको प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है, ठीक है। तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेगा क्रिएट करने के लिए न्यू एक्टिविटीज़ को, ठीक है। देन इंक्रीज इन इनकम, अब होगा क्या, एज द बिजनेस इन्वेस्ट, अब क्या बिजनेस इन्वेस्ट करेगा बिजनेस, ठीक है, तो इट क्रिएट इनकम फॉर अदर। तो जहाँ उसने इन्वेस्ट किया, जहाँ उसने खर्चा किया, ठीक है, तो उसने क्या है, खर्चा किया, इन्वेस्ट किया, तो वो किसी ना किसी की इनकम बनी, ठीक है, इनकम फॉर अदर, वो किसी और की इनकम बनी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे बाय न्यू मशीन, फॉर एग्जाम्पल क्या है, बिजनेस ने सोचा कि चलो न्यू इक्विपमेंट आते हैं, न्यू मशीनरी लेके आते हैं, ठीक है, तो उसने क्या है, नई मशीनरी खरीदी। अब उस हुआ क्या इससे, दिस क्रिएट इनकम फॉर मशीनरी मैन्युफैक्चरर, अब उसने क्या है, पैसा दिया होगा मशीनरी को खरीदने का, तो अब जो वो पैसे दिए वो क्या है, किसी की इनकम है, किसकी इनकम है, वो मशीनरी मैन्युफैक्चरर की वो इनकम है, ठीक है, उन वर्कर की जो क्या है उसको बना रहे हैं, एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल की, ठीक है, जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल उसकी भी इनकम हुई, ठीक है, जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उसकी भी हुई, और मशीनरी मैन्युफैक्चरर की भी हुई, ठीक है। तो दिस एडिशनल इनकम, अब क्या है, जो एडिशनल इनकम लीड टू इंक्रीज स्पेंडिंग इन द इकॉनमी, अब होगा क्या, अब इनकी ये जो एडिशनल इनकम में चेंज आया तो इससे क्या होगा, स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि अब उनकी इनकम बढ़ी है तो वो आगे जाके क्या स्पेंडिंग भी बढ़ाएंगे, है ना। तो और आगे देखते हैं फिर हम, तो क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखेगा, मतलब द पीपल हु रिसीव द एडिशनल इनकम, अब जिन पीपल ने वो एडिशनल इनकम को क्या है वो किया है,
रिसीव किया है, डू नॉट सेव इट ऑल। अब वो सारा का सारा तो उसको सेव नहीं करेंगे जितना उनका इनकम हुई है ना। तो क्या बोल रहे हैं, दे ऑल्सो स्पेंड सम ऑफ इट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ ना कुछ तो वो गुड्स और सर्विसेज में क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। तो अब हुआ क्या, द इंक्रीज स्पेंडिंग, जो इंक्रीज उन्होंने की स्पेंडिंग, वो अल्टीमेटली फिर से किसी की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। ठीक है, अब दोबारा वो किसी की इनकम बनी तो वो आगे जाके उसको फिर क्या है, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर में खर्च देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी। ठीक है, विथ ईच राउंड ऑफ स्पेंडिंग, जी जो मतलब जैसे स्पेंड करेंगे वो किसी की इनकम होगी, फिर वो स्पेंड करेंगे फिर वो किसी की इनकम होगी। तो ये सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी विथ ईच राउंड ऑफ स्पेंडिंग जनरेटिंग मोर इनकम। तो इससे क्या जनरेट होती रहेगी, मोर इनकम एंड दस मोर स्पेंडिंग। और क्या है, उससे फिर इनकम बढ़ेगी तो क्या है, एक्सपेंडिचर या फिर स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, मतलब कि बढ़ रहा है ये, है ना। फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट, क्या बोल रहे हैं, एट दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यू, ये प्रोसेस चलती रहेगी तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी हैज़ मल्टीप्लाइड इफेक्ट, इसका क्या है, एक मल्टीप्लाइड इफेक्ट देखने को मिलेगा हमारे टोटल इकोनॉमिक आउटपुट में। द साइज ऑफ दिस मल्टीप्लायर डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स, ये जो साइज है मल्टीप्लायर का कितना होगा वो डिपेंड करता है ऑन फैक्टर्स लाइक द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है। ठीक है, एंड लीकेजेस फ्रॉम द इकोनॉमी लाइक टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स कैसे हैं। ठीक है, तो इन इसेंस अगर हम इन शॉर्ट देख लें, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये शो करता है कि कैसे चेंज अगर आता है इन्वेस्टमेंट में तो वो क्या है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई इफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी में, टोटल आउटपुट में, लीडिंग टू लार्जर ओवरऑल इंक्रीज। इससे क्या होता है, बड़े लार्ज लेवल पे क्या ओवरऑल इंक्रीज होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इट इज़ अ की कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज और बिजनेस डिसीजंस दैट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर हम कहीं स्पेंड करेंगे तो वो किसी की इनकम बनेगी, किसी की इनकम बनेगी तो फिर वो आगे ज़्यादा स्पेंड करेंगे, फिर स्पेंड करेंगे तो किसी की इनकम बनेगी। तो जो एडिशनल हमारा क्या है, ये जो साइकिल चलती रहेगी इसमें क्या है, हमारा जो है मल्टीप्लाई इफेक्ट होता जा रहा है, इसीलिए हम क्या है इस पूरे कंसेप्ट को मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आया हो। पर उससे पहले हम इसमें क्या है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इमेजिन यू आर एट द बीच। ठीक है, आप वहाँ पे बिल्ड कर रहे हो एक सैंड कैसल। ठीक है, अब आपने क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, यू स्टार्ट बाय पाइलिंग अप सम सैंड। ठीक है, आपने सैंड को इकट्ठा करके क्या है, कहीं ना कहीं वो बनाना स्टार्ट किया। तो वो जो सैंड को इकट्ठा करके आप बना रहे हो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब एज यू बिल्ड, आपने वो बिल्ड किया तो अदर किट ने आपको नोटिस किया और आपको भी ज्वाइन कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, ऐड मोर सैंड, उसमें और सैंड डाली। ठीक है, और डेकोरेशन करा उसका। तो अब ईच न्यू एडिशन, जितना भी नया नया क्या है एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, कासल को और बड़ा बनाता जा रहा है और मोर इंप्रेसिव बनाता जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो भी वर्क करता है ऐसे सिमिलरली। ठीक है, व्हेन समवन लाइक अ बिजनेस इन्वेस्ट मनी, तो जब क्या है बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसेस हो गया, इन्वेस्ट करते हैं मनी। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टार्ट होती है एक चेन रिएक्शन। ठीक है, द पीपल दे पे देन स्पेंड सम ऑफ दैट मनी। तो क्या है, जिन पीपल को वो क्या है, मतलब जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, ठीक है, तो उनको पैसे देंगे, मतलब जहाँ अगर उन्होंने एक्सपेंडिचर किया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो जो एक्सपेंडिचर होगा किसी की इनकम बनेगी। ठीक है, तो वो इनकम बनी तो फिर वो क्या है, फिर वो आगे एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर वो किसी और की इनकम बनेगी। ठीक है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस चलता रहेगा। ईच राउंड ऑफ स्पेंडिंग एड टू द इकोनॉमी, जब जब ये क्या है पूरा राउंड चलता रहेगा, ठीक है, स्पेंडिंग का, तो ये ऐड करता रहता है इकोनॉमी में। जस्ट लाइक ईच न्यू एडिशन, जैसे हमने ऊपर देखा था कि हर एक बंदा जब वो ऐड कर रहा था तो क्या है, उससे एक और अच्छी तरीके से क्या है, जो वो कासल है वो और बड़ा बना और मोर इंप्रेसिव बना। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, जो क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है आगे जाके बिगर इंपैक्ट डालती है हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर आप एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपको क्या है क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए आ रखी है इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की। तो क्या बोल रहे हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है ये एसोसिएट है कौन कौन से इकोनॉमिस्ट के साथ, एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए। ठीक है, एंड जिन्होंने सेज लॉ दिया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को क्या है समझाते हैं, इनके साथ ये एसोसिएट है। ठीक है, ये किस आइडिया पे बेस्ड है कि जो सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट सिस्टम होता है, मतलब कि जो मार्केट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेटिंग होती है। अब क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखते हैं आगे। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले मार्केट मैकेनिज्म कह रहे हैं कि इन क्लासिकल व्यू, अगर हम क्लासिकल व्यू पॉइंट ऑफ से देखें तो जो मार्केट है ना, मार्केट टेंड टू नेचुरली फाइंड अ बैलेंस, की जो मार्केट है ना उसमें नेचुरली फाइंड हो जाता है बैलेंस, मतलब सप्लाई और डिमांड अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ विदाउट द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना ही क्या है सप्लाई और डिमांड क्या एडजस्ट करते हैं अपने आप को। प्राइस, वेजेस एंड इंटरेस्ट रेट क्या है फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए ये एडजस्ट करते हैं। ठीक है, फिर है सेज लॉ। तो बोल रहे हैं कि जो सेज लॉ है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सप्लाई क्रिएट करती है, ठीक है, अपनी खुद की डिमांड, तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये कंसेप्ट क्या है सेज लॉ ने दिया था। ठीक है, तो
क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा था उन्होंने कि जो एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑटोमेटिकली जनरेट इनकम, ठीक है। अगर आप एक्ट करोगे, एक्टिविटी करोगे प्रोड्यूस करने के गुड्स और सर्विसेज को, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है इनकम, विच जो कि बाद में क्या है उसको यूज़ किया जाता है परचेज, उस इनकम को यूज़ किया जाता है आगे परचेज करने के लिए अदर गुड्स और सर्विसेज को। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है कि देयर कैन नेवर बी जनरल ओवर प्रोडक्शन, ना तो कभी ओवर प्रोडक्शन होती है ना तो ओवर सप्लाई होती है इकोनॉमी में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट और सेज लॉ, ठीक है। देन है फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि इन लॉन्ग रन क्या है जो इकोनॉमी है वो नेचुरली क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है। उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वेजेस क्या है फॉल हो जाती है ना, तो वहाँ पे फिर क्या है हायरिंग होती है ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर की, और तब तक होती है जब तक क्या है ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन हट ना जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन लॉन्ग रन में नहीं होती है अकॉर्डिंग टू दिस। फिर है इक्विलिब्रियम। इन द क्लासिकल मॉडल जो इकोनॉमी है वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहती है। इसका मतलब क्या है कि ना तो सरप्लस होता है ना तो शॉर्टेज होती है गुड्स और सर्विसेज की, प्राइस एडजस्ट हो जाते हैं अपने आप ही, इंश्योर करते हैं ये कि जो सप्लाई है वो इक्वल रहे डिमांड के इन ऑल मार्केट, ठीक है, जिससे क्या है स्टेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इनकम और एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे बोला गया है कि लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि यहाँ पे क्या है मिनिमम रोल होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। जैसे कि ये ऑटोमेटिकली सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज मॉनेटरी पॉलिसीज से करेक्ट करती है सिचुएशन को, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये ऑटोमेटिकली क्या है सेल्फ एडजस्टिंग होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसकी समरी देख लेते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं जो क्लासिकल थ्योरी है वो फाउंडेशन देती है मॉडर्न इकोनॉमिक्स को, ठीक है, कि कैसे आगे और फर्दर करना है। बट इसमें क्या है कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं, जिसको क्या है इसमें चैलेंजेस आए थे, जिसको क्या है रिवाइज किया ओवर द टाइम, ठीक है। तो ओवर द टाइम जब इसको क्या है रिवाइज किया तभी क्या है न्यू क्लासिकल थ्योरीज बनती हैं, ठीक है। अब हम समरी देख लेते हैं फाइनली। तो क्या कह रहे हैं, इमेजिन अ बिग मार्केट प्लेस, एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जहाँ पे हर कोई क्या है एवरीवन बाय एंड सेल थिंग्स फ्रीली, तो हर कोई क्या है खरीद भी रहा है बेच भी रहा है चीज़ों को फ्रीली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सबसे पहला हमने क्या पॉइंट पढ़ा था, सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब जो मार्केट है वो नेचुरली फाइंड करती है बैलेंस, ठीक है, बिटवीन वट पीपल वॉन्ट टू सेल, कि क्या लोग चाह रहे हैं बेचना और क्या लोग चाहते हैं खरीदना, ठीक है। इफ़ देर इज़ टू मच ऑफ समथिंग, अगर बहुत ज़्यादा होगा कोई चीज़, ठीक है, मान लो सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसके प्राइस क्या है फॉल हो जाएंगे, और उसके प्राइस तब तक फॉल होंगे जब तक क्या है पीपल उसको खरीदना ले, ठीक है। तो इससे क्या है फिर अपने आप ही डिमांड क्या हो गई ना, तो क्या लिख रहे हैं, इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ समथिंग इट्स प्राइस राइजेस, और अगर मान लो किसी की सप्लाई नहीं है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, और उसके प्राइस तब तक बढ़ते हैं जब तक क्या है लोग ज़्यादा ना बेचें, ठीक है। फिर था हमने देखा था जॉब फॉर एवरीवन की जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होती है लॉन्ग रन में नहीं होती। तो क्या बोल रहे हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो बोलती है कि पीपल इफ़ पीपल वांट टू वर्क, अगर लोग चाहते हैं उनको काम करना तो देयर विल ऑलवेज बी जॉब्स अवेलेबल होती है। इफ़ टू मैनी पीपल्स आर लुकिंग फॉर वर्क, अगर बहुत ज़्यादा लोग क्या है काम करने के लिए ढूंढ रहे हैं उसको, तो वेजेस क्या है ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक है, कम हो जाएंगी, ठीक है। तो जब क्या है कम वेजेस पे वर्कर्स मिल रहे हैं तो बिजनेसेस उसको ज़्यादा हायर करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जो लोग ढूंढ रहे थे अब क्या है उन्हें मिल जाएगी ना जॉब। तो यही बोला लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन नहीं होती है अकॉर्डिंग टू दिस। फिर आप बैलेंसेस की हमने देखा था कि सेल्फ एडजस्टिंग होती है। तो इन दिस थ्योरी जो हमने ये पढ़ा था सेज लॉ, इसमें क्या है कि क्या बोल रहे थे यहाँ पे सेज लॉ नहीं, जैसे कि यहाँ पे बोला ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस, ठीक है। तो मतलब बैलेंस बनाते हैं अब हमेशा, प्राइस एंड वेजेस एडजस्ट करते हैं अनटिल एवरीथिंग इवन आउट, मतलब कि अगर जब तक क्या है सब बैलेंस में ना आ जाए। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है सेल्फ एडजस्टिंग फैक्टर होता है, ठीक है। और ओवरऑल अब हम देख लेते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो बोलती है कि जो मार्केट है उसको अगर हम अकेला छोड़ देते हैं तो वो अपने आप ही नेचुरली क्या है क्या कहते एडजस्ट हो जाती है, तो सप्लाई और डिमांड जहाँ पे क्या है मीटअप कर जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑटोमेटिकली क्या है ये सारे के सारे सेल्फ रेगुलेटिंग है, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। इट विल नेचुरली सॉर्ट इटसेल्फ आउट, वो अपने आप ही क्या है नेचुरली क्या है बैलेंस हो जाती है। प्रोवाइडिंग जॉब, क्यों, क्योंकि जैसे जो जॉब्स हमने ये पढ़ा कि जॉब्स क्या अवेलेबल होती है, गुड्स जो गुड्स हैं एवरी हर किसी के लिए होते हैं जो उसको चाहता है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया। तो अगर ये पूरा कंसेप्ट समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े तो जुड़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, ये PDF वहाँ सेंड हो जाएगी। थैंक यू।